बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो गाइस, अब हमने पढ़ना है आज वो हयात के सिलसिले रिटन बाय नबीला बराजा की सेकंड एपिसोड। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और अपने 3 सब्सक्राइबर भी पूरे कर लें। ऑलमोस्ट 90 रह गए हैं, उसको पूरा करें ताकि आपको और जल्दी से हम लोग वो वाला नावल स्टार्ट करें, हेमल अब्दुल वाला। और वो वाला नावल इंशाल्लाह आपको स्नीक सब आजकल शेयर कर रही हूँ, लेकिन वो जैसे ही आप लोग 3 सब्सक्राइबर पूरे करेंगे तो वैसे ही इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम ये पढ़ते हैं वो हयात के सिलसिले रिटन बाय नबीला बराजा सेकंड एपिसोड। तो आजकल रिस्पांस बहुत कम आ रहा है। खैरियत, ये कहीं कहीं या अभी भी किसी एरिया में यूट्यूब का इशू चल रहा है, इस वजह से रिस्पांस कम आ रहा है या वैसे मेरे लिसनर्स कहीं भाग गए हैं? तो बताइएगा ज़रूर कि अभी भी कहीं पे यूट्यूब का या नेट का वगैरह का इशू चल रहा है। तो खैर आए पढ़ते हैं नावल वो हयात के सिलसिले रिटन बाय नबीला बराजा सेकंड एपिसोड। सलमान रात 1 बजे के बाद वापस आया, इसलिए अभी तक सो रहा था। समीना ने इसे उठाया। सलमान, फ्रेश होकर फ़ौरन नीचे आओ, तुम्हें कोई मिलने आया है। कौन है मामा? इसने खमारलूद आंखें खोलकर बालों में उंगलियां जलाई। कोई नवाज डन्नू है, कह रहा है कि तुमसे ज़रूरी बात करनी है। वो मेरे घर तक क्यों आया? मामा ये कहकर जा चुकी थी। फिर सलमान बेहद गुस्से में था। नवाज डन्नू को मेरे घर तक आने की हिम्मत कैसे हुई? अभी पूछता हूँ इससे। 10 मिनट बाद वो इसके सामने था। सलाम दुआ किए बगैर सलमान ने इसकी आमद का मकसद पूछा। इससे पहले वो ड्राइंग रूम का दरवाज़ा बंद करना नहीं भूला था। तुम मेरे घर क्यों आए हो? जब मैंने कहा था कि फ़ोन पर मुझसे रब्ता करना। नवाज ने इसके सुर्ख चेहरे को गौर से देखा। गुस्सा पी गया। कुछ भी हो, वो हमीद जोखियों का दामाद था। बात ही ऐसी थी कि आपके घर आना पड़ा। एहतराम के तहत वो आवाज़ दबा के बोल रहा था। बीबी साईं इस घर में है, इस शहर में है। बड़े साईं ने 3 माह पहले इनके लिए घर खरीदा था। इनके साथ ख़ानदानी मुलाजमा भी थी। कुछ दिन कबल इंतकाल हो चुका है इसका। अब बीबी साईं अकेली हैं। हालात की नज़ाकत के पेश नज़र मैं और मुलाजमा इनके साथ नहीं रह सकते, क्योंकि मुझे किसी पर मैं और मुलाजमा नहीं रख सकते, क्योंकि मुझे किसी पर एतबार नहीं। घर पर किसी औरत का साथ नहीं, वो अकेली हैं। आपकी इज़्ज़त हमीद जोखियों के मुखालफिन का वो आपकी इज़्ज़त है हमीद जोखियों के मुखालफिन का, आपको पता है। कुछ भी हो सकता है। रह गया मैं, तो हर वक्त ऐसा लगता है कि मौत ताक़ुब में। इन हालात में मुझे नहीं लगता कि मैं बीबी साईं के मौजू हिफाजत कर सकता हूँ। इनके पास एक औरत या किसी अपने की मौजूदगी ज़रूरी है। सलमान की कुशादा पेशानी पर शिकनों का जाल सा बन गया। शुक्र है तुमने अपनी बेबसी को तस्लीम तो किया। और इनके घर को वीरान करने वाले की दूसरों के घरों को वीरान करने वाली की बेटी खुद कितनी गैर महफूज है। सलमान के चुपते लहजे में गहरा तंज था, जिसे नवाज नज़रअंदाज कर गया। वो आपकी इज़्ज़त है और मैं मालिक की मौत के बाद खुद पुलिस से छिपता फिर रहा हूँ। क्या एक ही घर में इनके साथ मेरी मौजूदगी मुनासिब है? इसने गोया सलमान की गैरत को ललकारा था। हालांकि परवा को इसने हमेशा एक बहन की नज़र से देखा था। एड्रेस बताओ मुझे, सलमान इससे पूछने लगा। नवाज डन्नू हल्का फुल्का सो गया। अब तुम जॉब में आ रहा हूँ। ठीक है साईं, अल्लाह आपका भला करे। इसे इतला देते वो मुतमिन था। इसके जाने के बाद समीना बेटे के पास आई, जो चेहरे से कदरे परेशान लग रहा था। सलमान, कौन था ये? मम्मा, मेरा मुखबर है ये। फौरी तौर पे यही जवाब जहन में आया। मेरा बहुत मशकूक और खौफनाक सूरत थी। सरेआम असले की नुमाइश कर रहा था। समीना के लहजे में नापसंदीदगी थी। हाँ मम्मा, ये इसकी मजबूरी है। मैं तो डर ही गई थी बेटा। क्यों? एक पुलिस ऑफिसर की माँ की भी डरती हैं। इसने कसदन हल्का फुल्का अंदाज इख्तियार किया तो वो भी सब भूल भाल गई। ज़ारा यूनिवर्सिटी से परवा के लिए भी दाखिला फ़ॉर्म ले आई थी। इसने सारी जिम्मेदारी इसके सर डाल दी थी। खुद वो बहुत पसमर्दा और उदास से रहती थी। किसी काम में भी दिल नहीं लगता। नवाज सारा सारा दिन गायब रहता और वो डरती रहती है। माँ भागभरी के दम से तन्हाई का मदावा तो था, पर अब इस अकेले खर्च हॉस्टल ही अच्छा था। कम अज़ कम वहाँ ज़िंदगी का एहसास तो था। नवाज ने कहा था वो 2 ईमानदार किस्म के मुलाजिम ढूंढ रहा है ताकि परवा का मसला हल हो जाए। इसे नहीं पता था कि नवाज सिर्फ इसे बहला रहा है। रात को भी वो बहुत देर से वापस आता। पड़ोसियों से मेलजोल रखने से भी नवाज ने मना कर दिया था। फिर पोश इलाके के इन मकीनों को पड़ोसियों से सरोकार था भी नहीं। सब अपने अपने हाल में मस्त थे। ज़ारा समेत इसने किसी दोस्त पे जिन हालात से वो आजकल गुजरी थी शारतन भी जिक्र नहीं किया था। हाँ, परवा के बाबा साईं की मौत का इसने सारी फ्रेंड्स को बताया था। नमाज इसके पास से चला है। परवा को सलमान की आमद की इत्तला देते हुए नमाज अपने आप में अजीब सा महसूस कर रहा था। बीबी साईं, मालिक से किया हुआ वादा आज मैं पूरा कर रहा हूँ। आपके शौहर आपको लेने आ रहे हैं। क्या कह रहे हो तुम? एकदम से इसकी धड़कनों ने अंदाज बदला। मैंने इन्हें यहाँ का एड्रेस दे दिया, वो अभी आने वाले हैं। इस घर के तमाम इख्तियारात आपके पास हैं, आप जो चाहे करें। इनसे मिलकर बात कर लें। नमाज मशवरा देकर मंजर से हट गया। परवा की अजनबी सी कैफियत खुद अपने लिए अजीब सी। जब वो नहीं था तो इसके होने का एहसास तक न था, और आज बस नाम लेने की देर थी। वो इसे क्या नाम देती?
मोहब्बत, प्यार, इश्क या फिर कुछ और? नहीं नहीं, मोहब्बत, प्यार और इश्क का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इसने तो सलमान की शक्ल तक ना देखी थी। कभी अकेले में वो इसकी तस्वीर में रंग भरने की कोशिश करती थी मगर नाकाम हो जाती। आज वो आ रहा था, इसे कुछ खबर नहीं थी कि आइंदा क्या होने वाला। हाँ, अपने निकाह के बारे में इसके दिल में बहुत से सवाल थे। बात के हालात के बारे में भी वो जानना चाहती थी। इसके आने पर नवाज़ ने गेट खोला, पर वह कसदन खुद को मसरूफ़ ज़ाहिर कर रही थी। जाने क्यों वो पजल हो रही थी। शायद सलमान का इसके पास आके कुछ कहे बिना चले जाना इसे अच्छा नहीं लगा था। अब तो वो इसके घर पाया बैठा था, जाने आइंदा वो इसके साथ क्या सलूक करे। अपनी सोचों के दरमियान उलझते हुए वो किचन में आई। बीबी साईं, आप जल्दी से अपना ज़रूरी सामान रख लें, वो आपको लेने आए हैं। नवाज इसे ढूंढता हुआ किचन में चला है। इसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। ऐसी होती है रुखसती। बहुत सी शादियाँ इसने होते देखी थी, मगर ऐसी रुखसती अचानक बगैर किसी शादी के कम अज़ कम इसके लिए नाकाबिले फ़हम थी। फिर ढेर सारे सवालात जो इसके जहन में कल बुला रहे थे, इन्होंने अलग परेशान कर रखा था। नमाज ने जल्दी करें कि रट लगाई हुई थी। इसके तो हाथ पाँव फूल गए थे। हाथ पैर फूलने तो बंद ही सी। हाथ पैर तो नमाज़ भलाई जा रहा बैठा है। एक बंदी को जानती नहीं है, एक बंदे को तो दिन अचानक ही तोड़न लगा उन्होंने। मतलब कोई थोड़ा मेंटली प्रिपेयर करे तो फिर भेजे। बड़ी मुश्किल से हज़ारों खदशात लिए वो ड्राइंग रूम में तक पहुंची। सलमान की परवा की तरफ पुष्ट परवा की तरफ थी। इसने अंदर दाखिल होकर धीरे से सलाम किया, तब वो इसकी तरफ मुड़ा। छम से तस्वर के पर्दे में वो सारा वाक़या फ़िल्म बनकर चलने लगा। जब वो ज़ारा, सानिया और इरम के साथ शॉपिंग के लिए सदर जा रही थी, इस शख्स की डांट से भूल नहीं थी, जो शायद ज़ारा का रिश्तेदार या फिर जाने कौन था। सलमान भी पहली निगाह में इसे पहचान चुका था। इसे भी याद आ गया कि इस लड़की को इसने ज़ारा के साथ देखा था। आज का दिन हैरानियों पर हैरानी ला रहा था। वालेकुम अस्सलाम। सलमान ने इसके सलाम का जवाब ठहरे हुए लहजे में दिया। इधर वो कन्फ्यूज़ सी थी। झुकी झुकी आंखों में इस तरह आपकी तहरीर साफ पड़ी जा सकती थी। आप तैयार हैं? इसका सर इस बात में हिल गया। चलिए। वो गाड़ी तक पहुंचा। वो झिझकते हुए पीछे बैठ की बड़ी ज़ोर से ब्रेक चरचराए। अगले लम्हे वो यहाँ से दूर होती जा रही थी। ज़ारा आपकी फ्रेंड है? वो बैक मिरर इस पर फोकस कर चुका था। जी हाँ। कब से दोस्ती आप दोनों की? हम कॉलेज लाइफ से दोस्त हैं। अब यूनिवर्सिटी में भी इकट्ठे एडमिशन लिया। ज़ारा बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। इसकी मामा और सिस्टर भी बहुत चाहती हैं मुझे। सलमान ने हंकारा भरा। गोया इसकी फैमिली बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ है आपसे। वो साथ साथ इसके चेहरे के उतार चढ़ाव को भी नोट कर रहा था। जी हाँ। अंदर ही अंदर वो जज्बसी हो गई। सलमान की गहरी निगाहें इसे डिस्टर्ब कर रही थी। तो बात सुने आप, मैं आपको अपनी दोस्त की रिश्तेदार शो करूँगा। अपने दोस्त की रिश्तेदार शो करूँगा जो मसाइब का शिकार होकर मेरे सुपुर्द की गई है। बाकी ज़ारा और इसकी फ़ैमिली को मैं खुद फेस कर लूँगा। आपको कुछ नहीं कहना है। अगर कहने के सिवा चारा ना रहे तो फिर कह दीजिएगा कि आप मेरे दूर के अजीज़ों में से हैं। हमारी आपस में दुश्मनी है। चूँकि मेरे अपने वालिद की वफ़ात के बाद आप बेसहारा होगी, इसलिए तरस खाकर हम आपको अपने घर ले आए। अगर ज़रा पूछे कि आप पहले से मुझे पहचानती थी तो कहना कि नहीं। इसके अलावा और कुछ नहीं कहना। मैं फ़िलहाल इस शादी को, इसके सारे किस्से को डिस्कस नहीं कर सकता। मुनासिब मौका देकर मैं खुद बात करूँगा। आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं हैंडल कर लूँगा। सलमान का सख्त लहजा किसी भी किस्म के जज्बे से आ रही था। यानी वो इसके घर में बीवी और बहू बनकर नहीं, बल्कि मसाइब व आलाम का शिकार एक लड़की बनकर जा रही थी। साईं ने तो कहा था कि वो बाबा साईं ने तो कहा था कि वो इसकी शादी बहुत अच्छे आदमी से कर रहे हैं, और इस अच्छे आदमी ने पहले मरहले में शायद कुछ गलत कर दिया था। वो ये खुद इतना सदमजाज सा लग रहा था। जाने इसके घर वाले कैसे होंगे, इसी की तरह और या इस और बेहिस, या फिर इससे आगे से कुछ सोचा ही नहीं गया। जहन के पर्दे पर बाबा साईं की तस्वीर उभर रही थी और इसके दिल में टीस सी उठने लगी। सलमान ते भी ते यकदम ही हमला होया सी। फिर उसके बाद उसके हाथ भी कुछ नहीं आया। उन्होंने उम्मीद जो कि उन्हें सज़ा भी नहीं मिली, तो सलमान का भी तो जायज़ है, लेकिन गलत परवाह भी नहीं है। मामा और नाइला टीवी लाउंज में थी। सलमान के साथ घबराई सी सूरत वाली नौजवान लड़की को देखकर दोनों का चौंकना लाजमी अमर था। नाइला, इन्हें कमरे तक ले जाओ। साफ लग रहा था वो परवा की मौजूदगी में बात नहीं करना चाहता। नाइला के साथ वैसे जाता देख रहा था। वो निकली तो सलमान मामा की मौजूदगी सवालिया नज़रों की तरफ मतवज्जा हुआ। कौन है ये लड़की सलमान? वो गहरी निगाह से इससे पूछ रही थी। असल मामा, वो बात करने का आगाज़ करने के मुनासिब लफ्ज़ ढूंढ रहा था। फिर इसने रटी रटाई कहानी मामा को सुना दी, जो परवा के हवाले से इसके जहन में आई थी। मामा बेचारी हालात की मारी। इसके बाप ने इंसानियत के नाम पर मुझसे इल्तिजा की थी, मुझसे रहा नहीं गया। फिर सलमान, लोग क्या कहेंगे? हमने एक जवान लड़की को क्यों घर में रखा हुआ है? मामा, मैं सबको जवाब दे लूँगा। कोई और मामला तो नहीं? समीना का लहजा ऐसा था कि वो नज़र चुराने पर मजबूर हो गया। बात बस इतनी है कि वो बेसहारा है और मैं इंसानियत के नाते इसको अपने घर ले आऊँ। लोग क्या कहते हैं कहते रहे, जो कहते हैं कहते रहे। सलमान, तुम्हें शायद पता है कि मैं सना को बहू बनाने का इरादा रखती हूँ। हो सकता है इस तनाज़र में इन्हें इस लड़की की मौजूदगी अच्छी न लगे। वो साफ गोई से बोली। यानी सलमान इनकी ज़बान से जो कहलवाना चाहता था इन्होंने कह दिया। मामा, फिर इसका हल यही है कि हम कह देंगे हमारे दूर पार की अजीज़ की बेटी है। हमारी आपस में दुश्मनी थी जो अब ख़त्म होगी, इसलिए से हम अब यहाँ ले आए हैं। वो बड़े आराम से इनकी ब्रेन वॉशिंग कर रहा था।
चलो अपने पापा को आने दो, इनसे बात करते हैं। वो कुछ कुछ मुतफिक हो चली थी। फ़िलहाल सलमान के लिए इतना ही काफ़ी था, इसकी परेशानी कुछ कम हो गई थी। कमरा पसंद आया आपको? नाइला बड़े गौर से इसके तीखे नकुश गुलाबी रंगत को देख रही थी। मेरा नाम परवा हमीद जोखी और आप? इसके शुगर फी लब्बा हुए। मैं नाइला हूँ, 3rd ईयर की स्टूडेंट। हम 2 बहनें और 1 भाई। मैं इकलौती हूँ। आपके पेरेंट्स? मेरे बाबा साईं की डेथ हो चुकी है। ये कहते हुए इसकी आंखों के कटोरे लबालब आंसुओं से भर गए। प्लीज़ चुप हो जाए, मैंने आपको दुखी कर दिया। वो बेचारी तासुफ से उंगलियां मरोड़ने लगी। दरहकीकत ये लड़की से बहुत अच्छी लगी थी, कुछ खोई खोई उदास सी। नाइला से तसल्ली देकर दोबारा टीवी लाउंज में आ गई, जहां मम्मा मुतफक्कर सी बैठी थी। रात को अस्कर साहब और खोला को भी परवा के बारे में मालूम हो गया। नाइला और खोला को परवा अच्छी लगी पर समीना बेगम इससे खाइफ सी थी। जाने क्यों इन्हें सलमान का अंदाज शक में डाल रहा था। रात के 11:30 बज चुके थे। परवा बेचैनी से कभी दाएं करवट लेती तो कभी बाएं जानिब। नींद थी कि आके नहीं दे रही थी। इसने स्टार के बावजूद खाने के चंद नवाले लिए थे। यूँ लग रहा था जैसे अजनबी लोगों के दरमियान आगे कोई अपना ना हो। इसका हमसफ़र जिसके सहारे वो यहाँ तक आई थी, जाने की मसलतों का शिकार था कि इसे अपने और इसके रिश्ते की हकीकत को भी छुपा गया। वो यहाँ किस हैसियत से रहेगी और कब तक रहेगी? बात खुलने पर इन सब का रवैया क्या होगा? क्या ये लोग इसे बहैसियत बहू कबूल कर लेंगे? बाबा साईं ने इसे कुछ भी तो नहीं बताया था। ना निकाह में सलमान के घर वाले शरीक हुए थे। वो भी तो यही कह रहा था कि इस ताल्लुक़ के बारे में इसकी फैमिली को बिल्कुल भी पता नहीं है। हालांकि वो एक अमीर कबीर मोअज़्ज़ज़ शख्स की बेटी है। लोग जैसे झुक झुक कर सलाम करते थे। क्या कमी थी इसमें जो ये शख्स हकीकत को छुपा रहा था? पाले पर्दे जी रहन दे पुत्र, जो तन हकीकत पता लगेगी ना तो तू भी बड़ी हर्ट होएंगी। तो इस वजह तो हले छुप ही रहन दे। क्या मेरे बाबा साईं की कोई कमज़ोरी इसके हाथ में आ गई थी जो वो मुझे यूँ चोरों की तरह राजतराना अंदाज में इसके साथ नथी करने पर मजबूर हुई? या फिर कोई और बात थी जो यूँ अफरा तफरी में इसके साथ निकाह हुआ? इसका जहन हर पहलू से सोच रहा था। इसी उलझन और परेशानी की वजह से इसे नींद ही नहीं आ रही थी। तो परवा साहिबा, ये है आपकी नई ज़िंदगी? वो तंज़िया अपने आप से बोली। ग्लास विंडो से बाहर गहरी तारीक रात छाई हुई थी। इसे डर सा महसूस हुआ तो इसने पर्दा आगे कर दिया। अपनी मनफी मस्बत सोचों के दरमियान डूबते उभरते इसे नींद आई गई। कहाँ गायब हो तुम? 2 रोज़ से मैं घर गई थी पर गेट लॉक था। मैं और सानिया बेल बजा कर वापस आ गए। ज़ारा फ़ोन पर इसके घर क्लास ले रही थी। मैंने वो घर खाली कर दिया। इसने नया इंकशाफ किया। क्यों? अकेली जो थी। तो अब कहाँ? अपने अंकल असफर के घर। झूठ बोलते हुए इसकी ज़ुबान लड़खड़ा गई। कहाँ पाए जाते हैं तुम्हारे अंकल? ज़ारा को तजस्सुस हुआ। तुम इन्हें जानती हो? मैं और तुम्हारे अंकल को जानती हूँ? ये कैसे हो सकता है? बंदा पहले तमीज़ ना गाल सुन लवे, अपनी क्या सराइयाँ दी जा रही। ऐसा हो चुका है डियर। अंकल असकर को नहीं जानती? सलमान गिलानी जिनका बेटा है। ओह नो, तुमने पहले नहीं बताया? ज़ारा को बहुत हैरत हुई। पहले इसकी नौबत ही नहीं आई। असल में हमारे घरानों में दुश्मनी थी, इस वजह से मिलना जुलना भी नहीं था। बाबा साईं की मौत के बाद गिले शिकवे दूर हुए तो दुश्मनी ने भी दम तोड़ लिया। मैं अकेली थी इसलिए अंकल मुझे अपने घर लिया। इसने फराटे से झूठ बोला। ज़ारा गौर से सुन रही थी। बहुत बढ़िया एक्टर हो तुम। जब गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था मुझसे और सलमान भाई वहाँ आए तो तुमने कितनी अच्छी अदाकारी की थी। ज़रा भी महसूस नहीं होने दिया कि वो तुम्हारे कुछ लगते हैं। इन्होंने भी कमाल कर दिया। वाह वाह, अवार्ड मिलना चाहिए आपको। मैं सबको बताऊंगी परवा सलमान भाई की रिश्तेदार है। कितने हैरान होंगे सारे। क्वाइट अमेजिंग यार। मैं भी सनापी मुस्तफ़ा भाई और मम्मा को बताती हूँ। फिर शाम को आऊँगी तुम्हारे पास। तैयार रहना, अच्छी तरह क्लास लूँगी जनाबा की। मुझसे भी छुपाया इस बात को। इसे अभी तक कलक था कि परवा ने इसे ये सब कुछ क्यों छुपाया। तू पहले आ क्लास ले ला, अम्मी लगनी तो परवा दी। एक लगी बंधी रूटीन के मुताबिक परवा की ज़िंदगी ने एक नई करवट ली। समीरा ने बातिल नाख्वास्ता इसके वजूद को कबूल कर लिया था। बाकी सब खुश थे। इन्हें परवा के होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता था। हाँ, शुरू में अस्कर गिलानी ने भी बीवी के कहने पर आकर सलमान पर जोर दिया कि इस लड़की को किसी लेडीज़ हॉस्टल में छोड़ा और वक्तन फ़वक्तन खबरगिरी करते रहो, पर वो ना माना और इन्हें कायल करके छोड़ा। परवा किसी पर बोझ नहीं थी। हॉस्टल में रहते रहते भी अपने काम भी इसे खुद करने की आदत पड़ चुकी थी, लिहाजा यहाँ भी इसे खासी परेशानी नहीं हुई। ऐसे अंकल अस्कर और नाइला सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। नाइला मुँहफट हर बात बेधड़क कह देने वाली, मुखलिस और कदरे बागो बहार तबीयत की मालिक। अस्कर अंकल अक्सर पास बिठाकर इसके ख़ानदान के बारे में पूछते तो इसकी आंखों में आंसू आ जाते। तब वो इसे पिचकारते, दिलासा देते, अपनायत का एहसास दिलाते तो वो रोते रोते हंस पड़ती। इस धूप छाँव का मंजर इन्हें अनोखे एहसास से दो चार कर देता रह कि नाइला तो इसकी तन्हाई परवा के आने से दम तोड़ चुकी थी, जिसका वो बड़मला इजहार करती थी। तो बस एक सास ने वैर पाल लिया। सफूरा बेगम वलीद और हुरिया की शादी की तैयारियों में मसरूफ़ थी। इनके पास बमुश्किल 1 महीना था। इसी में सब कुछ निपटाना था। रोज़ बाज़ारों के चक्कर लगने लगे थे। ऐसे में साजिदा इनके बड़े काम आई। साजिदा जड़ी फसादन का वाड़ ली थी ना, इन्होंने कोशिश करके रहना। ख़रीदारी के सिलसिले में इन्हें मशवरे देती, हत्तुल मकान मदद करती, जिसकी वजह से इस पर वो इन्हिसार करने लगी थी। इस रोज़ अमीना बेगम हुरिया के लिए सिलवाए गए कपड़े लेकर चेक करवाने आई। साजिदा भी साथ बैठी थी। हुरिया असर की नमाज़ पढ़ रही थी। अमीना के साथ मुस्तफ़ा भी आया था। वो दूसरे कमरे में वलीद और तैमूर के साथ था। हुरिया ने नमाज से फारिग होकर चाय बनाई और ड्राइंग रूम में भिजवाई। सफूरा मुस्तफ़ा को भी इधर ही बुला लाई।
हुरिया तो बाहर निकल गई। शादी में कुछ रोज़ बाकी थे, इसे मुस्तफ़ा का सामना करने से घबराहट हो रही थी। साजिदा नहीं सबको चाहे सब की अक्सर बेशतर वो इधर ही पाई जाती थी, क्योंकि शादी की तैयारी के सिलसिले में सौ बखेड़े थे। सफूरा बेगम का दिल इसने पहले जीत लिया था। अब तो तैमूर भी इसकी आमद से खिल जाता। अल्लाह तैमूर भी हाथ चपा लेता। मर्दान तो वैसे अगे लांदा गुर्रा। आंटी बहुत खूबसूरत सूट है, इनकी फिटिंग गजब की है। किसकी है ये? इसने लाइलमी का मुजाहिरा किया। तेरे ऐसे तो आए नहीं, तुम्हें पसंद आए? अमीना का दिल इसकी तारीफ से खिल गया। बहुत ज़्यादा, बल्कि आपने जहाँ से सिलवाए मुझे भी बता दें, मैं भी वहीं से सिलवाऊंगी। वो अपने पहने के कपड़ों पर नाकदराना निगाह दौड़ा रही थी। कपड़े तो तुम भी अच्छे पहनती हो। मामा के सराहे जाने पर मुस्तफ़ा की निगाह उठी गई। काले रंग के कपड़ों में मलबूस इसकी उजली रंगत और भी खिली खिली लग रही थी। हस्बे रवायत फैशन के मुताबिक अगला और पिछला गला काफ़ी गहरा था। वो मुस्तफ़ा को चाय देने के लिए झुकी तो मामा की मौजूदगी के बावजूद मुस्तफ़ा की धड़कन तहवाला हो गई। वो जीती जागती क़यामत थी। लानत है दादी क़यामत है। ये हुरिया क्या चेक करवाने के लिए लाई हूँ। इन्होंने 4 सूट इसके आगे रख दिए। ट्राउज़र और छोटी शर्ट्स थी, फैशन के मुताबिक सिली हुई। ये हुरिया पहनेगी? तोबा तोबा। इसने कानों को हाथ लगाया। सफूरा और तैमूर वहाँ से उठ गए थे, इसलिए इसे अब फिक्र नहीं थी। वो तो पुराने ज़माने की लड़की, कभी देखा इस तरह के कपड़े पहने हुए? मैंने कई बार टोका, वक्त के साथ चलना सीखो, तुम बड़े घर की बहू बन के जा रही हो। वहाँ के रंग ढंग अपनाओ। पर वो तो सुनती नहीं। आपको भी इस तरह की लड़की पसंद नहीं होगी। आखिर को मुस्तफ़ा इतने अच्छे, इनको इन जैसी होनी चाहिए। वो बड़ी चालाकी से सोच कर बात कर रही थी। अमीना और मुस्तफ़ा दोनों अपनी अपनी जगह कुछ सोच रहे थे। मुस्तफ़ा को यूँ लग रहा था जैसे इसने कोई गलत फैसला किया। यही हाल अमीना बेगम का था। इसके सर्कल में एक से बढ़कर एक मॉडर्न तुरादार लड़की थी, जिसकी तरफ मुस्तफ़ा इशारा करता वही इसकी बन जाती। खुद अमीना के दिल में भी अप टू डेट किस्म की बहू का तसव्वुर था, पर मुस्तफ़ा को तो वलीद की बहन भाई थी। इसने शोर मचा दिया कि फ़ौरन इसके घर जाएं। इसकी जल्दी जल्दी की रट ने इन्हें कुछ सोचने समझने का वक्त ही ना दिया। वो रिश्ता लेकर चलेगी। आज इन्हें अपने फैसले पर पछतावा आया था। शायद ऐसे ही जज्बात इस वक्त मुस्तफ़ा के भी थे। साजिदा जैसी फितना सामान लड़की के नाजो अंदाज देखकर इसकी नीयत भी डामाडोल हो रही थी। इदा दी नीयत दे बंदे बंदा वैसे ही अग ला दे फड़ के। थोड़ वो गंदी, क्या मैं इसको बोलूँ, कमज़ोर करदार का बंदा। इसे आतिफ महमूद की तुरादार सी बेटी अरीबा याद आ गई, जो इससे मोहब्बत का दम भरती थी। इसकी ड्रेसिंग कितने गज़ब की होती थी। इसके बालों का स्टाइल, चलने फिरने का अंदाज़ और नज़ाकत और अदा गुफ्तगू सब कितना अट्रैक्टिव था। तो फिर उधर ना कर लंदा। साजिदा कपड़े उठाकर हुरिया के पास ले गई। इसने देखते नापसंदगी का एहसार किया। मैं कहाँ आती हूँ ऐसे कपड़े पहनने की? इनसे कहो सिंपल से कमीज शलवार सिलवाएं, मैं इसमें ज़्यादा ईजी रहती हूँ। ट्राउज़र मुझे पसंद नहीं। साजिदा दिल में मुस्कुराती रही और कपड़े लेकर ड्राइंग रूम में वापस आई गई। इसने तो देखते उठाकर फेंक दी कि कितने वाहियत बेहुदा कपड़े सिलवा कर लाई हैं। कहती कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, ये शरीफों के लायक नहीं। इसने एक की चार लगाकर बताई। तोका के मुताबिक अमीना गुस्से में आ गई। मुस्तफ़ा का हाल भी मुख्तलिफ ना था। मैं अभी जाकर पूछती कि हम शरीफाना कपड़े नहीं पहनते। आंटी ये गज़ब ना कीजिएगा, सब कहेंगे कि मेरा किया धरा है। ठंडे दिमाग से सोचिए। वो आहिस्ता आहिस्ता कह रही थी क्योंकि किसी भी वक्त घर का कोई फ़र्द इधर आ सकता था। आखिर को हुरिया के ससुराल वाले थे। देखते सही कोई धीरे ससुराल वाले थे ना, एक मल्ले वाली ने छड्डिया तेन लख दिला ना तेना दे घर वाले दे। चंगा होया फिर इधर रिश्ते तड़वाएगी, बहुत जो भी करेगी इधर बहुत चंगा करेगी। ये सारा कुछ हुरिया का और इसके घर वालों की करतूत है। बेशक आपकी बेटी में कुछ नहीं है, कि आपकी बेटी का कुछ नहीं है, लेकिन इस तरह के फितना परवर लोगों को जितना भी मर्जी अच्छा हो कोई क्यों छोड़ो भाई। अमीना बेगम मुस्तफ़ा को साथ लिए उठ के सफूरा रोकती रहेगी। अरे इन्हें क्या हुआ? साजिदा अच्छा भला छोड़कर गई थी, जाकर तू अच्छा भला छोड़कर तुम दफ़ा ही हो ही रहो। बस आंटी कह रही थी कि हुरिया बहुत पुराने ज़माने की लड़की है, हमारा बेटा अफसर है, ये है वो है। वो बड़ी इत्मीनान से कह रही थी। सफूरा बेगम परेशान सी होगी। आज से पहले तो ऐसी बात नहीं हुई थी, क्योंकि आज तो पहले तड़े कर साजिदा वगैरह फसादन भी नहीं आई सी। वो कुरेद के साजिदा से इस बारे में पूछती रही, किसी तरह तसल्ली नहीं हो पा रही थी। आप परेशान ना हो, जो होगा अच्छा होगा। कितनी अच्छी हो तुम, सदा खुश रहो। अगर वलीद का रिश्ता तय ना हो चुका होता तो वो बोलते बोलते रुक गई। दर हकीकत साजिदा को दिल जीतने का गुरा आता था। इस वक्त वो यही गुरा आजमा रही थी। सफूरा बेगम तो फिर दौर लाना दौर फट्टे मुँह एक व्याही हुई तो तेरी जी भी बैठी वलीद का रिश्ता ना होया होंदा तो मैं तेरे नाल यही मकसद थी ना कहने दा। ज़ारी यूनिवर्सिटी में भी कपड़े डिस्कस कर रही थी। मुस्तफ़ा भाई की शादी जो करीब आती जा रही थी। हाय वैसे मेरे भी भाई की शादी जो करीब आनी है ना, तो मेरा भी यही डिस्कशन होनी। मैं यूनिवर्सिटी कार आए बाए हर जगह तो मेरे कपड़े की डिस्कशन होनी है। इसके इश्तियाक में इजाफा होता जा रहा था। तुम सब ने हफ्ते पहले आ जाना है। इसने चारों दोस्तों को फिर से याद दहानी करवाई। मेहंदी और माइयों पे एक जैसे कपड़े पहनेंगे। हो सकता है मुस्तफ़ा भाई के वलीमे के दिन सनापी की भी मंगनी हो जाए। इसने इंकशाफ किया। किसके साथ होगी सनापी की मंगनी? परवा ने पूछा। सनाई से 1.5-2 साल बड़ी थी। ज़ारा की देखा देखी वो भी इसे आप ही कहती थी। तुम्हें नहीं पता? ज़ारा ने यूँ देखा जैसे कह रही हो कि तुम्हें वाकई नहीं पता। यार मुझे कैसे पता हो सकता है? अगर होता तो तुमसे कहती। वो चिड़ सी गई। सलमान भाई के साथ सनापी की मंगनी होगी। परवा के चेहरे पर एक रंग सा आ गया। ज़ारा इसकी हालत से बेखबर तफसील बता रही थी। असल में सनापी को शुरू से समीना आंटी पसंद करती हैं। मजाक में इन्होंने 5-6 साल पहले जिक्र किया था, पर सलमान भाई की वजह से बाकायदा रिश्ता नहीं डाला, क्योंकि वो और मुस्तफ़ा भाई फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हुए बगैर शादी जैसे बखेड़ों में पड़ना नहीं चाहते थे।
अब मैंने सुना कि समीना आंटी बाकायदा रस्म करना चाहती हैं। परवा के दिल को कुछ हुआ, इस पहलू पर तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। ज़ारा और भी बहुत कुछ कहती रही, वो हूँ हम करती रही। देख ला हुण सलमान साहब उत्थे भी रिश्ता टांकन दे चक्करां दे विच है ते अपनी बुढ़ी दा तारफ कराया नहीं जाता पे। छुट्टी का दिन था। 9 बजे के करीब सबसे पहले परवा उठी। इसने अपने लिए चाय बनाई, फिर असकर अंकल के लिए भी एक कप में डालकर ले गई। जो लॉन में बैठे अखबार को देख रहे थे वो भी उठे थे। थैंक यू सो मच। इस वक्त गर्मा गर्म चाय पीने का बड़ा दिल कर रहा था। इसमें शुक्र की क्या बात है? वो शर्मिंदा सी होगी। तुम्हें जहमत होगी, एक कप सलमान के लिए भी बना दो। वो अपने कमरे में होकर इसे मेरा पैगाम भी दो कि तैयारों के नीचे है। ठीक है। वो बावर्ची खाने में आकर चाय बनाने लगी। सलमान के कमरे में वो कभी नहीं गई थी, इसलिए दरवाज़ा नॉक करते वक्त कदरे घबराई। कम इन। अंदर से सलमान की खमारोलूद आवाज़ उभरी। वो जहाज़ी सा इस बेड पर दाएं तरफ करवट लेटा हुआ था। ये चाय है और असकर अंकल आपको बुला रहे हैं, लॉन में बैठे हैं। वो तेज़ तेज़ बोल कर यूँ भागी जैसे कुछ देर रुकी तो अनहोनी हो जाएगी। दोपहर को खोला भी अपने बच्चों के हमरा चली गई। सब लाउंज में थे, हंसी मजाक हो रहा था। कदरे साइड पर परवा भी बैठी हुई थी। सलमान की मौजूदगी की वजह से वो कुछ कॉन्शियस सी हो रही थी। मुस्तफ़ा भाई की शादी में कुश्ती नहीं रह गया, नाइला ने बच्चों के से इश्तियाक से खोला को बताया। मामा आप भी भाई की शादी करें ना, मुस्तफ़ा भाई की भी हो रही है, नाइला लाड से बोली। करूँगी, बहुत जल्द करूँगी। सलमान की शादी का भी मेरा ख्याल है, मंगनी की रस्म तो कर ही लेनी चाहिए। सलमान को देखते हुए कहने लगी। मैं अभी शादी जैसे चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। सलमान ने जान बचानी चाहिए। बेटा मंगनी का फंक्शन कर लेते हैं। नहीं मामा अभी कुछ नहीं। सना अच्छी लड़की है, मीना बता रही थी कि इसके रिश्ते भी आ रहे हैं। अच्छी लड़कियों के रिश्ते जल्द हो जाते हैं, इन्हें कमी तो नहीं है। मैं चाहती हूँ बात तो इनके कान में डाल दूँ, छोटी मोटी रस्म कर दूँ बाकायदा तौर पर। इन्होंने इसे घेरना चाहा। मेरा मूड नहीं है। मूड होता नहीं, बनाया जाता। मुस्तफ़ा तुम्हारे साथ का है, इसकी भी शादी हो रही है। हमारे दिल में भी अरमान है इस घर में बहू आए, तुम्हारे बच्चे हों, गोद में खिलाऊँ उन्हें, नाज उठाऊँ। इन्होंने माओ वाला हरबाज में। इधर परवा का सारा वजूद गोया कान बन गया। मेरी मंगनी या शादी जिसके साथ भी हो, मैं यहाँ अजनबी की तरह, मेरी तरफ से इसकी मंगनी या शादी जिसके साथ भी हो, मैं यहाँ अजनबी की तरह रह रही हूँ। नमाज भी नहीं है, इसी के साथ मशवरा करती। इन हालात में मुझे क्या करना चाहिए? और इस करप्ट शख्स को देखो, मुझसे निकाह करने के बाद मंगनी भी कर रहा है। आखिर अपने घर वालों को कुछ बताता क्यों नहीं? ऐसी क्या बात है? कौन सा राज है? वो सर गोद में गिराए बैठी थी। सबसे पहले खोला की नज़र इस पर पड़ी। इससे क्या हुआ? वो नाइला से पूछ रही थी। मुझे क्या पता, वो लाइलम थी। खोला ने इसका कंधा हिलाया। परवा क्या हुआ? क्या बात है? इसने सर ऊपर किया तो आंखें सुरख सुरख हो रही थी। मेरे सर में बहुत शदीद दर्द हो रहा है। वो वहाँ से उठकर अपने कमरे में आ गई। समीना और खौला के दिल में कई सवाल सर उठा रहे थे। वैसे किसी अच्छे घर की लड़की लगती है ये। क्यों सलमान? खौला भाई को देख रही थी जो रिमोट कंट्रोल उठाए चैनल सर्चिंग में मसरूफ़ था। वो मुख्तसरन बोला। अगर आप सना को पसंद न कर चुकी होती तो ये भी बुरी नहीं थी। अरे बस करो, ऐसे बेनामो निशान लड़की को मैं कभी बहू ना बनाऊँ। समीना को ताऊ आ गया। मामा भाई से लाएं, इन्हें सब पता होगा ये बेनामो निशान क्यों है। शक्ल सूरत रख रखाव से बहुत सुलझी हुई लगती है, किसी अच्छे माँ बाप की औलाद होगी। खौला के यूँ कहने पर सलमान दिल ही दिल में तंजर मुस्कुराया। अच्छे माँ बाप की औलाद? हमीद जोखियों की औलाद, जिसका नाम सुनते शरीफ लोग कानों को हाथ लगाते हैं। तुम सुन लो, मैं मंगनी की रस्म करके रहूँगी, चाहे कुछ भी हो जाए। समीना पूरी तरह अपनी मर्जी करने के लिए आमादा नजर आ रही थी। खौला मंगनी का जोड़ा और अंगूठी खरीद लेते, चंद रिश्तेदारों को भी बुला लेंगे, बाकी के साथ शादी पे पूरी कर लेंगे। खूब धूमधाम से करूँगी मैं शादी अपने बेटे की। मुस्तफ़ा के वलीमे के रोज़ मंगनी का फंक्शन कर लेंगे। क्यों, कैसा है? इन्होंने खौला और नाइला से तायद की चाही। ठीक है मामा, जैसे आपकी मर्ज़ी। ये खौला थी जिसने इनकी हाँ में हाँ मिलाई। पुत्र तो राजी नहीं है तो तुसी मंगने दी चले अंगूठियाँ तो सूट खरीदन। आज वलीद और हुरिया की मेहंदी का फंक्शन था। गल्ला गोरियां दे विच टोए, असी मर गए नी ओए होए, हाय रब्बा दहाई पै गई, कुड़ी कढ़ के कलेजा लै गई। हिजान के इस म्यूज़िक की धुन पर साजिदा बड़ी महादत से नाच रही थी। वो आज महफिल जाने महफिल बनी हुई थी। माहौल खूब बना हुआ था। अगला गाना शुरू हुआ तो मुस्तफ़ा के कज़न भी साजिदा का साथ देने के लिए आ गया। मैं सानू सोहनी लगदी तू सारी नी सारी। सारे लड़के बड़ी दिलचस्पी से इन दोनों को देख रहे थे। मुस्तफ़ा का ख़ानदान रोशन ख्याल था, लड़के लड़कियाँ इकट्ठे ही होते, जबकि हुरिया के ख़ानदान में ऐसा नहीं था। औरतों मर्दों के लिए अलग अलग इंतज़ाम किया जाता, पर यहाँ ऐसा कोई फ़र्क नहीं रवा रखा गया। कितनी खूबसूरत और बोल्ड लड़की है, मुस्तफ़ा का चचाजाद बोला। स्टेज पे मुस्तफ़ा अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। वो इसके सामने ही तो थी, पारे की तरह मुतहरिक और बेचैन, सुर्ख साड़ी में शोला जवाला बनी दहक रही थी। मुस्तफ़ा भाई की बेगम तो एकदम बैकवर्ड सी लगती है, शर्मीली और शैम्पू सी। मुस्तफ़ा की दाएं जानिब से आवाज़ उभरी। इसकी पप्पोज़ादा आफिया थी, चल नहीं पाएगी इसके साथ, कोई और बोला था। वो सब सोफ़े के पीछे खड़ी थी, इसलिए वो इनसे तबसरे सुन रहा था। ये लड़की जाने कौन है, इसका बायोडाटा तो मालूम करो, मुझे बहुत अच्छी लगी है। आफिया की इस बात पर मुस्तफ़ा को जाने की बेहद जलन हुई। इतनी ज़बरदस्त ड्रेसिंग करती है कि, जबकि हुरिया तो 6 गज का थाना हर वक्त सर पर लपेटे रहती है। मुझे तो मुस्तफ़ा भाई पर तरस आ रहा है। वो रिबा कितनी प्यारी थी, मरती थी मुस्तफ़ा पे, पर इसने तो खास ही नहीं डाली। वो सब यूँ बोल रही थी जैसे बाकी सब बहरे हों।
बस इज्जत नहीं पाती चंगी कुड़ी इन्होंने बच नहीं रही। इन्होंने चाहिए सी कि साजदा वगर इन्होंने मिलती तो इन्होंने लुट के खाई जाती तो इन्होंने फिर जुत्तियां मार दी इन्होंने सिर दे विच, फिर इन्होंने सही रहना सी। साजदा थक हार कर बैठी तो मुस्तफ़ा की कज़न से ढोलक संभाल ली। ज़ारा ने अपने पास परवा की भी जगह बनाई। मेहंदी की ये रात आई, मेहंदी की ये रात, रहे हाथों में ऐसे हाथ, दुल्हनिया साजन के है साथ, ओहो मेहंदी की ये रात। तालियां बजाते बजाते परवा को एहसास हुआ वो किसी की निगाहों के घेरे में है। वो फिर सर झटक कर बाकियों का साथ लेने लगी। ज़रा ढोल की बजाओ गोरियो, मेरे संग संग गाओ गोरियो। ज़ारा पूरी कोत से गला फाड़ी थी। परवा बेसुकून सी थी। जाने कौन था जो उसे निगाहों की गिरफ्त में लिए हुआ था। वो सबके पास से उठ गई और दूर जाके बैठ गई। इसके सामने स्टेज पर सलमान लड़कों के साथ बैठा खुशकपियों में मसरूफ़ था। परसों मुस्तफ़ा के वलीमे के फंक्शन में इसकी मंगनी की रस्म होनी थी। ये बात कंफर्म हो चुकी थी क्योंकि समीना मंगनी का जोड़ा और अंगूठी ले आई थी। यकी इस सारे हंगामे से इसका दिल उचाट होने लगा। सना को शर्माई शर्माई सी लग रही थी। सलमान को वो शुरू से पसंद करती थी। दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी इसने तो सोचा तक न था। अब आंटी ने बात की तो इसका दिल खिल गया। सलमान को चोरी चोरी वो कई बार देख चुकी थी। वो हमेशा के लिए इसका होने चाह रहा था। अब तो वो इसे देखने का हक रखती थी। अल्लाह ओ एक नू ब्याह नकाह करा के नहीं हक मिला तो तेरे वाली बाजी ने मंगनी करा के हक लै लिता अपना। तैमूर बड़ी ठठाई से अभी तक परवा को घूरे जा रहा था। वलीद ने इसकी हरकत देख ली। शर्म नहीं आती ब्रदर, पराई लड़की को देखते हुए। वो ज़रा भी न घबराया। भाई जी जीटी रोड पे ब्रेकें लग गई हैं, वो बड़ी बेचारगी से बोला तो वलीद की हंसी छूट गया। देख ला हुण ज़ारा मोहब्बत भी तैमूर दा देख लो। गोया तुम्हारा दिल ना हुआ जीटी रोड बन गया। फ़िलहाल तो बड़ी हलचल मची हुई है। वो परवा को दिल में आंखों में बसाते हुए बोला तो वलीद को इसकी हालत पर रहम आ गया। ठहरो मैं अभी दर्द दिल का इलाज करता हूँ, ज़ारा से पूछता हूँ। इसने तैमूर को तसल्ली दी और ज़ारा के तलाश में इधर उधर नज़र दुराई मगर ख्याल आने पर इसकी तरफ मतवज्जा हुई। ये फ्लर्ट वाला मामला तो नहीं? वो इसे मुतफक्कर निगाहों से देख रहा था। अरे नहीं नहीं 100% सीरियस है। मेरी हार्ट बीट देख के लग नहीं रहा, मेरी हालत देख के लग नहीं रहा। क्या हुआ तुम्हारी हालत को? रंग जर्द हो रहा, हाथ पाँव काँप रहे हैं, दिल तेज तेज धड़क रहा है, चेहरे पर पसीना आ रहा, आंखें झुकी हुई है और वाकई तुम्हारी हालत सीरियस लग रही है मेरे बच्चे, मेरे जिगर गोशे। वलीद ने से साथ लगा लिया और साथ मसनूई आंसू साफ करने लगा। ड्रामेबाजी देखो ना दोनों परामा दी। ज़ारा सना के बुलावे पर हजूम से निकलकर बाहर आई। अचानक वलीद इसके रास्ते में आ गया। ज़ारा वो ग्रीन चूड़ीदार पजामे वाली लड़की कौन है? इसने निगाहों के इशारे से पूछा तो वो तीखी चतून से देखने लगी। क्यों, खैरियत तो है ना? कहीं एंड शादी के दिन शादी से भागने का इरादा तो नहीं? ला हौला वला कुव्वत, उल्टा ही सोचना। मेरे मासूम से भाई के जिगर के पार इश्क का तीर लगा। ओ आपका भाई और मासूम, आज की ताज़ा तरीन खबर है। वो उसे पूरी तरह सताने पर तुली हुई थी। वैसे ये मेरी बेस्ट फ्रेंड परवा है, बहुत अमीर शख्स की बेटी और जायदाद की इकलौती वारिस। सलमान भाई की रिश्तेदार है, मैं आपसे बाद में पूछूंगी। वो सना को ढूंढने लगी जिसे बुलाकर खुद जाने कहाँ गायब हो गई थी। दूर तैमूर दूर बैठा बड़ी बेताबी से वलीद की वापसी का इंतजार कर रहा था। इसने मनोअन ज़ारा से जो सुना था दोहरा दिया। अब वलीद का दिल कुछ सुकून में था। वलीदा तो तैमूर दा भाई, क्यों ना कल ज़ारा की फ्रेंड को भी इनवाइट कर लें। वो किस खुशी में? वो मुंह बनाकर बोला। आखिर को मेरे भाई और बहन की मुश्तरका मेहंदी का फंक्शन है। मेरा भाई कोई आम सा तो नहीं है ना? वो खूब मक्खन लगा रहा था। नहीं नहीं, आपका भाई कोई आम सा थोड़ी है, अगले मेयर की सदारती इलेक्शन में सदारत का उम्मीदवार है। वलीद ने इसे जोरदार थप लगाई तो बुरा मानकर इससे दूर जा खड़ा हुआ। वो हसीना खासी उदास सी लग रही थी। तैमूर छोटे छोटे कदम उठाता इसके पास चलाया। बात सुनिए, ज़ारा कहाँ पे? मैं हुरिया का भाई हूँ। लगे हाथ तो इसने तारुफ भी करवा दी तो परवाने से कदरे बेतौजीही से देखा। वो कतई लिफ्ट देने के मूड में नहीं लग रही थी। मुझे नहीं पता, शायद अंदर हो। वो दोबारा खुद में करक होगी। क्या आप शुरू से ही ऐसी हैं? जी क्या मतलब है आपका? वो इसकी बेसरपा बात पर गुस्से में आ गई तो वह अहमकाना जुमले का असर ज़ाहिर करने के लिए जल्दी से बोला। मेरा मतलब है आप शुरू से इतनी संजीदा रहती हैं। आपको कैसे पता चला कि मैं शुरू से संजीदा रहती हूँ? मैं आपको काफ़ी देर से देख रहा हूँ। अच्छा वो आप थे जो मुझे घूर रहे थे? किस खुशी में? इसके पैदर पर जुमलों पर बेचारा तैमूर घबरा सा गया। असल में आप बहुत अच्छी लग रही थी ना? इसकी घबराहट पर परवा को हंसी आ गई। स्मार्ट सा ये लड़का इसे खासा बेवकूफ़ और बेज़रर लगा था। आप हंसते हुए और भी अच्छी लगती हैं। इसका लहजा बहुत आम सा और सादा सा था। सामने बैठे सलमान की निगाह कतई गहरे रोधी तौर पर इस पर उठी। हुन सलमान दी नाम नहाद गैरत जोश मारेगी। परवा हंस रही थी मुस्तफ़ा के साले के साथ और हंसते हुए इसके गाल पर पड़ने वाला डिम्पल और भी नुमाया हो रहा था। अगले लम्हे वो मुस्तफ़ा के पास से उठा। मैं देखिए मैं कैसे ना नाम लिया गैरत ने उत्थे जोश मारना। हुन नाइला कहाँ है? वो अचानक किसी सामने पाकर गड़बड़ाई। तैमूर भी यहाँ से हटा था। मुझे नहीं पता। वो सलमान के लहजे और आंखों में पाए जाने वाले गुस्से की लपक जानने से कासर थी। सो बड़े आराम से बोली। इसका ये बेपरवाह अंदाज सलमान को तपा गया। घर जाना या सारी रात यहीं गुजारने का इरादा है? परवा ने निगाह चुरा ली। ऐन इसी वक्त ज़ारा की नज़र इन दोनों पर पड़ी। वो लपक के आई। प्लीज़ परवा रुक जाओ ना। वो मिन्नत से इसके हाथ थाम के बोली। मैं नहीं रुक सकती क्योंकि आंटी से पूछा नहीं है। फिर मुझे किसी अजनबी जगह अजनबी बिस्तर पर नींद भी नहीं आती है। नींद की बच्ची, शादी के बाद ससुराल में तो जाओगी ना? आंटी का घर छोड़कर वहाँ कैसे सोगी? सलमान के सामने शादी के जिक्र पर ब्लश सी हो गई।
सलमान भाई आप ही समझाए ना इसे, 2 रोज़ बाद सना आपी की मंगनी है, तुम्हारे रुके बगैर खाक मज़ा आएगा। ज़ारा ने इसे मुश्किल में डाल दिया। प्लीज़ ज़ारा, मेरी तबीयत भी आज ठीक नहीं, प्रॉमिस कल रुक जाऊँगी, आज की रात नायला को रोक लो। इसने बमुश्किल तमाम अपनी जान छुड़ाई। ज़ारा का मुंह बना हुआ था। आते बस परवा सलमान के साथ अकेली थी। नायला वहीं पे थी और समीना असगर साहब के साथ 1.5-2 घंटे पहले जा चुकी थी। आप ज़ारा के कहने के बावजूद रुकी नहीं? वो आहिस्ता आहिस्ता ड्राइविंग कर रहा था जैसे इसे जल्दी ना हो। हालांकि 2:30 बज रहे थे। मेरा जी नहीं चाह रहा था। परवा का दिल के दास सा हो चला था। अच्छा, वो लड़का कौन था जिसके साथ आप बात करी थी? अब सचमुच वो हैरान हुई, क्योंकि आज से पहले तक सलमान ने से इतनी ज़्यादा बातें नहीं की थी। वो खुद पे काबू पा चुकी थी। वो कह रहा था कि हुरिया का भाई हूँ। ज़ारा का पूछा था। अजीब होंकर बेवकूफ़ सा लड़का था। कहते कि आप हमेशा से इस तरह उदास रहती हैं। इसका मुंह बन गया था। सलमान के दिल को होले से किसी नर्म नाजुक एहसास ने छुआ, जिसकी शिद्दत से वो खुद भी फ़िलहाल नावाकिफ़ था। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि वह हमीद जोखियों की बेटी थी। गंदे आंडे, हमीद जोखियों की बेटी सी जिदी भी सी होन दे, तेरी बुढ़ी है ना। इस हमीद जोखियों की जिसने इसे कैरियर के हवाले से जज्बाती ब्लैकमेल किया और सज़ा भुगते बगैर इस दुनिया से चला गया। असल अनु केड़ी यही है, असल गुस्सा ही वही आग यही लगी हुई है कि सज़ा भुगते बगैर चला गया। ऐ नहीं सोचता कि अगे जाकर जो छित्र वज रहे होने हमीद जोखियों ओदा कौन। घर पहुंचने तक वो खामोश रात तो खामोशी से गुजर गई, पर सुबह पुरसकून ना थी। समीना बेगम को जब से पता चला कि वो रात के सलमान के साथ अकेली वापस आई, तब से इनका मुंह बन गया था। परवा से जाने की उन्हें खतरा सा महसूस होने लगा। हालांकि सलमान ने शायद इसे कभी मुखातिब किया। वो घर में होता भी तो परवा इसके सामने आने से गुरेज करती, फिर भी खतरे की तलवार हर वक्त सर पर लटकती रहती थी। और समीना बेगम आई आना, समीना की जी 6वीं हिस्सा ना, वो बड़ी तेज़ काम कर दिया। मुझे चश्मे नाज से मत गिरा, मुझे चश्मे नाज से मत उठा, मेरे हम नफस मेरे साथिया, तेरे साथ उज़र कबूल हैं, ये मोहब्बतों के असूल हैं। रहूं कब तलक तेरी राहों में, मुझे रख के देख अपनी निगाह में, मेरी ख्वाहिशें तेरी चाह में किसी गुजरे वक्त की धूल है। ये मोहब्बतों के असूल हैं, मेरी ज़िंदगानी धुआं धुआं, तेरे साथ जाऊं कहाँ कहाँ, मेरी आरज़ुएं ख़ज़ां ख़ज़ां, तेरे पास फूल ही फूल हैं, ये मोहब्बतों के असूल हैं। मुझे मेरी ज़ात पे कुदरतें कहाँ हैं, कहाँ मैं कहाँ मेरी हसरतें, मेरी जाने जा तेरी नफ़रतें, मेरी ज़िंदगी का हसूल है, ये मोहब्बतों के असूल है। 2 रोज़ सलमान की मंगनी थी। मंगनी का जोड़ा और दीगर लवाजमात समीना खौला को दिखा रही थी, जो कल रात बुलाई थी। परवा इसके छोटे बेटे के साथ खेली थी, से बहुत मानूस हो गया था। परवा ज़रा इधर तो आना। खौला ने सोनू में मगन परवा को देखा तो वो इसे उठाए पास चली गई। जी आपी, ज़रा ये शर्ट तो साथ रख के दिखाओ, कलर सूट करेगा कि नहीं, क्योंकि सना के चेहरे की रंगत भी साफ़ है तुम्हारी तरह। इन्होंने पास बुलाने का सबब बताकर स्टाइलिश सी कामदार शर्ट इसकी तरफ बढ़ाई तो वह इनकार ना कर सकी। सोनू नीचे उतारे जाने पर मचल गया और इसकी टांगों को मजबूती से पकड़ लिया। परवा ने फ़ौरन शर्ट खोला कि सरफ फेंकी जैसे कपड़ा ना उफरिए तो, क्योंकि इसने दरवाजे में खड़े सलमान को देख लिया था। आओ भाई सलमान, देखो तो सना के लिए कितने खूबसूरत कपड़े लाए हैं। सॉरी, ये आप ख़वातीन का शोभा, मुझे तो माफ़ी रखो। इसने जान चुड़ाई। सोनू मामू को देखकर इसकी तरफ दौड़ गया। परवा इसके पास से गुजर कर बाहर जाने लगी तो सलमान ने इसकी आंखों में हल्की सी नमी की झलक साफ तौर पर महसूस की। ना वो कुछ कहती थी, ना बोलती थी, ना एहसास दिलाती थी, फिर ये नमी क्या मानी रखती थी। डंगर जमाने दिया अन्नी दिया वो तेन हुण सारा कुछ एहसास दवावे, तू अन्ना नहीं। तेरे घर दे तेरी मंगनी दी तैयारियां हो रही, तो तेरे हुण ओहदी अखां दे विच नमी की मानी रखदी। इधर आ मेरे को, मैं तेनों दसां ओहदी की मानी रखदी। 100 छित्तर पैन ते गिणे बंदा एक। ज़मान साहब के घर में खुशियों की बारात उतरी थी, जैसे वलीद और हुरिया की मेहंदी का फंक्शन इकट्ठे हो रहा था। लड़कियां बालियां तैयार होकर ढोल पीट रही थी। तैमूर को बड़ी शिद्दत से इस दुश्मन जहाँ का इंतज़ार था, जो पहली निगाह में ही इसका सब्र सुकून लूट कर ले गई थी। हाय वे तैमूर, बड़ी गलत जगह ते नायन में टक्का लाया तू। पहले वलीद के ससुराल वाले मेहंदी लेकर आए, धमा चौकड़ी सी मची हुई थी। ऊपर से साजिदा ने खूब कांद मचाया होना, रौनक लगाई थी। कॉलोनी के अक्सर लड़कों की सांसें से देखकर बेकाबू हो गई। काले रंग के कपड़ों में मलबूस वासुब बाकी दिनों से बढ़कर हसीन लग रही थी। सब हामिद की किस्मत पर रश कर रहे थे। तमाम तारीफ़ें जो नंगाहों और इशारों में की गई, इसने अपना हक समझकर वसूल की थी। हामिद के साथ अपनी शादी को इसने तकदीर की नाइंसाफ़ी करार दिया, सो अपनी दानिश में वो इसी तकदीर का मजाक उड़ा रही थी। लाख दिलाना तेरी ज़िंदगी दफ़े। शादी के बाद शहर आकर काफ़ी वो होशियार हो गई थी और मर्दों की फितरत को समझने लगी थी। सो इस गुर को वो बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल करी थी और अपनी वैल्यू को बढ़ा रही थी, वरना आफाक आलम इसकी एक निगाह नाज की खातिर तरस ना रहा होता। वो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, पर मजबूरी और तलखी ने बहुत से सबक पढ़ा दी थे। अपनी दानिश में वो हामिद से बेजोड़ शादी का इंतकाम ले रही थी। असलता का खुदकुशी कर लानती औरत। हुरिया के ससुराल वाले 11 बजने के बावजूद अभी तक नहीं आए थे। 11 से 11:30 भी बज के अब तो सबूरा बेगम के दिल में बुरे बुरे खदशात जन्म लेने लगे थे। इन्होंने वलीद से हुरिया के ससुराल फ़ोन करने के लिए कहा। नीचे शोर बहुत ज़्यादा था। वो सेल फ़ोन लेकर छत पर चला आया।
आधे घंटे से ऊपर वक्त गुजर चुका था। जाने तैमूर कहाँ था, सफूरा बेगम ने इसकी तलाश में साजिदा को भेजा। वो कहीं नहीं था। ढूंढ ढांड कर साजिदा दोबारा इनके पास आ गई। थोड़ी देर बाद तैमूर खुद ही चला और सफूरा बेगम और वलीद को एक तरफ ले गया। वलीद इसकी सुर्ख होती आंखों को देखकर ठिठक गया। मुस्तफ़ा भाई ने शादी से इनकार कर दिया, सुबह से घर से गायब है, अमीना आंटी ने मुझे बताया। वो इस वक्त सब्र ज़ब्त की कड़ी मंजिलों से गुजरा था। हाय नहीं मेरे मौला, सफूरा बेगम सीना पकड़ कर वहीं दूरी होगी। अल्लाह अम्मा जी तुसी तो अपने आप को संभालो, तानू हुण देखन ये भैन दा व्याह देखन। वो दोनों अम्मा को संभालने लगे। घर मेहमानों से भरा पड़ा था। वैसे में ये अफ्तार आन पड़ी। वलीद माँ को अस्पताल ले गया और तैमूर चचा के पास आ गया। बात छुपाना बेकार थी, कब तक इस पर पर्दा डाला जा सकता था। बड़ी नाजुक सूरत हाल थी। वलीद के ससुराल वाले वापस चले गए थे। सिर्फ इसकी सास ससुर और दो कज़न यहाँ थे। वलीद की बीवी का नाम सदफ़ था। इसके घर वाले बड़े माकूल और सुलझे हुए लोग थे। इस वक्त सदफ़ के वालिदैन ने तैमूर को तसल्ली दी और बाकी रिश्तेदारों को मुनासिब अल्फाज में इस आने के बारे में बताया। हुरिया अंदर थी। इसे अब तक पता नहीं चल सका कि बाहर क्या क़यामत गुजर चुकी है। जब तभी आवाज़ में सरगोशियाँ इस तक पहुँची तो बेचैन हो गई। अही तेरा ही कितना तरिया तू छड़ साजदा दे नाल तनहा। लेकिन ये भी अच्छा हुआ कि इधर छेट करो जल्दी जान छोड़ गई मुस्तफ़ा वगैरह को। अगर यही वो शादी के बाद भी किसी दूसरे पासे मुँह मारदा तो फिर ज़लालत तो फिर भी तो होनी सी। कोई तैमूर भाई या वलीद भाई को बुला कर ले आए। और अम्मी कहाँ है? इस वक्त वह रवायती शर्म हया भूल गई और फूलों के गचे बालों से नोचती हुई बेड से उतर आई। वलीद की सास ताहिरा बेगम ने इसके कंधे पर हाथ रखकर दोबारा से इसे बेड पर बिठाया। इतने में तैमूर आ गया। हुरी मेरी बहन अम्मी हॉस्पिटल में। मुस्तफ़ा भाई ने शादी से इनकार कर दिया। वो इसके सर पर हाथ रख कर रोने लगा तो हुरिया के आंसू अंदर ही अंदर दम तोड़ गए। मुस्तफ़ा ने कि शादी से इनकार कर दिया तो उसमें रोने की क्या बात है? अम्मी की फ़िक्र करो, इन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। नाजुक सी कमज़ोर दिल की मालिक हुरिया इस वक्त बेपनाह हौसले का मुजाहिरा करी थी। ताहिरा बेगम ने आगे बढ़कर इसकी पेशानी चूम ली। फिर वलीद 4 बजे सफूरा बेगम को लेकर वापस आया। डॉक्टर ने ज़रूरी ट्रीटमेंट के बाद इन्हें फारिग कर दिया था। हुरिया पर नज़र पड़ते इनको नए सिरे से सब कुछ याद आने लगा। वो इनके सीने से लग गई। अम्मी आप टेंशन ना लें, अल्लाह के हर काम में बेहतरी होती है। शुक्र है कि मैं अभी भी से बच गई, वरना आइंदा के जाने क्या होता। हुरिया को पता था इस वक्त सिर्फ वही ने एहसास से यहाँ से निकाल सकती है। हुरी मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्या खबर थी ये लोग ऐसे निकलेंगे। किस बात की माफ़ी अम्मी, मुझे शर्मिंदा ना करें, जाकर आराम करें। वलीद भाई के बारात जाने में चंद घंटे रह गए। आप दुल्हा की माँ हैं, आपको बिल्कुल फिटफाट नजर लगना चाहिए। वो अनमुमकिन तरीके से इन्हें सदमे से निकालना चाहती थी। इन्होंने बड़ी अपनी बाहिम्मत और मजबूत सी बेटी की पेशानी चूम ली। वलीद की शादी के लिए क्या क्या प्रोग्राम बनाए गए थे, कितने अरमान थे इन्हें, पर हुरिया वाले मामले की वजह से बारात सादगी से गई और सदफ रुखसत होकर चली आई। सदफ को ससुराल 1.5-2 घंटे गुजरे थे कि इसके मामा पापा बड़े ताया और ताई चले आए। हुरिया भाभी के पास बैठी थी। वो सब और सफूरा बेगम वलीद के साथ दूसरे कमरे में बैठे थे। जाने के बाद थी हुरिया का दिल नए सिरे से घबराने लगा। इन सब लोगों को कमरा बंद के अंदर बैठे काफ़ी देर हो गई थी। हुरिया का रिश्ता आ गया जे। तैमूर भी शायद अंदर था। काफ़ी देर से इसकी शक्ल नज़र नहीं आई थी। तैमूर हर जगह तो ना सोनगोन लैके पहुंचे होंदा। वो उठकर बाहर आई कि शायद किसी से कमरा बंद इजलास के बारे में मालूमात मिल सके। काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और एक एक करके सब बाहर निकले। सदफ भाभी के ताई और ताई परेशान खड़ी हुरिया के पास है। पीछे पीछे सफूरा बेगम वलीद और तैमूर भी थे। मुबारक बहन, आपको मेरी कोशिश होगी कि सारी ज़िंदगी आपका मान सलामत रहे। मेरी मालिक से भी यही दुआ होगी। अब हुरिया आपकी नहीं हमारी बेटी है। सदफ भाभी की ताई नगीना ने हुरिया को गले लगाते हुए कहा। रियासत साहब ने जेब में हाथ डाला और हज़ार के कई नोट हुरिया की हथेली पर रख दिए। चल हुरिया दी तो दिहाड़ी लग गई। वो बेचारी हैरान निगाहों से भाई और माँ की तरफ देख रही थी। मेरी बहना शर्मा लो, क्या 21वीं सदी की लड़कियों की तरफ आंखें फाड़ रही हो? तैमूर सबसे आगे होने पर इसके कान में बोला। वो दोनों भाई से शरीर निगाहों से देख रहे थे। सफूरा बेगम भी बेपनाह खुश थी। कल तुम्हारी शादी है प्रोग्राम के मुताबिक, आज इसी खुशी में रच जगह होगा। क्यों वलीद साहब? तैमूर ने से तायद चाहिए। हाँ क्यों नहीं, मगर काम भी बहुत सारे हैं, दुआ करो सब कुछ इज्जत के साथ हो जाए। ज़रूर क्यों नहीं, तैमूर सद के दिल से बोला। हुरिया की कज़न जिसे अंदर लेगी। फिर सारे सवालों के जवाब सफूरा बेगम के ज़रिए मिल गए। इसकी शादी सदफ भाभी के कज़न उस्मान से हो रही थी। उस्मान के नाम पर इसे सब कुछ याद आ गया। अल्लाह, उस्मान दी एंट्री हो गई जे। वलीद के लिए सफूरा बेगम लड़की ढूंढ रही थी जब इसने खुद ही अपने दोस्त फराज की बहन सदफ का बता दिया। सामान सब लड़की वालों से मिले। वो बहुत अच्छे और मोअज़्ज़ज़ और सुलझा हुआ घराना था। वलीद और सदफ की मंगनी की बजाय बराह रास्त निकाह का फैसला किया गया। दोनों घरानों में मेलजोल बढ़ा तो आने जाने के रास्ते भी हमवार हो गए। वलीद के निकाह का फंक्शन अच्छा खासा पुररौनक बन गया था। वलीद निकाहशुदा होकर देख कैसा उत्ते बैठा ना साजदा ताड़ना होंदा सी। दौर फिट्टे में वलीद तेरे ते भी। हुरिया दुल्हन बनी सदफ के पास चली गई जो अंदर कमरे में थी। इसने पास एक स्मार्ट और खुश शक्ल सा लड़का बैठा हुआ था। वो दरवाजे में रुकी। सदफ ने आवाज़ देकर इसे बुलाया। आओ ना, रुक क्यों गई? ये मेरा कज़न है उस्मान। लगे हाथों इसने तारुफ का फरीज़ा भी अंजाम दे डाला। अच्छा ये पास्ट का बता रही है जब उस्मान था तो हुरिया था टाकरा ऐसी जो उस्मान साहब मारे मिटे सी हुरिया थे। कज़न मौसूफ़ ने बड़ी गहरी निगाह से इसका जायज़ा ली जिस पर इसे उलझन सी होने लगी। इसने शुक्र किया जब सदफ को निकाह के बाद हाल में ले जाया गया। तब इस ठीक शख्स की निगाहें मुसलसल इसका पीछा करती रही। इसकी कज़न्स भी भाप गई कि कुछ गड़बड़ है। आखिर एक अच्छा भला स्मार्ट बरसर रोज़गार नौजवान इसमें दिलचस्पी ले रहा था
और इसने बिल्कुल भी सेल्फी को छुपाने की ज़रूरत महसूस नहीं की। घर आकर भी रोहिना से छेड़ती रही। 3-4 दिन बाद सदफ भाभी का फ़ोन आके रस्मी सलाम दुआ के बाद वो असल गुफ्तगू की तरफ आई। ए मोहतरमा, मेरे अच्छे भले कज़न को क्या कर दिया, कहीं चैन ही नहीं है इसे? जी क्या मतलब? वो उलझी पर तस्वर के पर्दे में वो शरीर सी आंखें उभर आई जिनका शौक सा पैगाम बड़ा वासिया था। मतलब इस वक्त समझ आएगा जब ताया और ताई जान तुम्हें हमेशा के लिए मांगने आएंगे। सदफ शरारत से बोली। देखो तुझे अपनी नांदना की दरी गला काट रही है। उस्मान के पापा ये मामा पापा दोनों बड़े भाई बेटे और बहू के पास कनाडा गए हुए थे। इनकी वापसी 1.5-2 माह बाद में तवक्के थी। उस्मान को एक रोज़ गुजारना मुहाल लग रहा था। घनी पलकों ने शीली आंखों वाली पर लड़की से अपने आप से भी चुरा ले गई थी। सिर्फ चंद लम्हों का खेल था और इसका दिल अपने इख्तियार में न रहा। मामा पापा की वापसी तक इंतजार तो करना था। इधर हुरिया के लिए चंद रोज़ बाद ही मुस्तफ़ा का रिश्ता आ गया। इन्होंने इतनी बेताबी वारफ़त की दिखाई कि ज़मान साहब को हाँ करती बनी। उस्मान के वालिदैन के लौटने से पहले हुरिया मुस्तफ़ा के नाम की अंगूठी पहन चुकी थी। उस्मान के ख्वाबों का ताजमहल ज़मीन बोस हो गया। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, उस्मान तैयार साहब होया। घर वालों ने कई और लड़कियों के नाम लिए पर इसका एक ही जवाब था। फ़िलहाल मैं ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार नहीं। सिर्फ सदफ इसके दिली कर से आगाह थी पर वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। ये किस्मत की करनी थी कि हुरिया का नसीब था कि उस्मान की खुशकिस्मती के ऐन वक्त पर मुस्तफ़ा गायब हो गया। तभी रियासत साहब और नगीना खातून ने ख़ानदान वालों का बाहमी मशवरे से फ़ैसला किया कि हुरिया के लिए उस्मान का रिश्ता डाला जाए और वलीद के वलीमे के रोज़ इनकी आरज़ू पूरी कर दी जाए। बस जितना नसीब लिखे हो, नसीब ने उधर ही पलटा खा के जाना ही होता। जब इन्होंने इस रिश्ते इरादे का इजहार सफ़ूरा बेगम और हुरिया के भाइयों से किया तो हमारे तशक्कुर और खुशी के कितनी देर इनसे कुछ बोला ही नहीं किया। कैसे फरिश्ता सिर्फ थे ये लोग के ऐन वक्त पर इनकी इज्जत का भरम रख लिया। इन्हें क्या एतराज़ हो सकता था? इसी वक्त मिठाई खिलाकर बात पक्की कर गई। लड़के वालों के पास वक्त कम था। हाल की बुकिंग करवानी थी। हुरिया के लिए शादी और वलीमे का सूट लेना था। रिश्तेदारों को खुद जाकर दावत देनी थी। वैसे भी सदफ और वलीद के वलीमे पर सब आ ही तो रहे थे। सुबह से उस्मान के घर हलचल मची हुई थी। 12 बजे के करीब एक बुटीक से हुरिया की शादी का जोड़ा आया। चूँकि नाप देकर तो नहीं सिलवाया गया था इसलिए असर नो इसमें हुरिया के लिहाज से तब्दीलियाँ की गई और ये काम छोटी पुप्पो के सपुर्द किया गया। चलो पुप्पो ने शुक्र सिलाई कढ़ाई आंदी सी, नहीं तो हुरिया नो ही बगैर नाप दा जोड़ा पाना पैना सी। ज़ाहिर है उस्मान के बाद शादी की शॉपिंग का वक्त ही कहा था, तो इसने वार्डरोब से 2 पीस निकाला जो नया ही था। फिल वक्त इससे ही काम चला लिया। नया कितने होना, नए में 2 पीस या तो फिर उस्मान ने सदफ की शादी के लिए कोई कपड़े नहीं बनाए थे यार। आजकल तो नए मिल जाते हैं, जाकर रेडीमेड ले आता पागल जी। चलो कोई नहीं, उस कह रहे कि नवा 2 पीस ही चलो कुछ नहीं होता। उन्हें सदफ के व्याह से बनवाया होएगा, कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते देने ने कुड़ियों ने। 4 बजे के करीब उस्मान की बारात शादी हाल में पहुंची। हंगामी बारात। हुरिया अभी तक पॉलट से नहीं आई थी क्योंकि इसका सूट काफ़ी देर से भिजवाया गया था। मेहंदी तो रात में ही इसकी कज़न ने लगा दी थी। बैठे बैठे इसकी तो कमर ही अकड़ गई थी। सुबह झंझोड़ कर जब इसे जगाया गया तो इसका बिल्कुल भी उठने को जी नहीं चाह रहा था। लेकिन सदफ भाभी और वलीद भाई के साथ नाश्ता करना भी लाजमी था, या उल्टा हिसाब हो गया। आहो सदफ ने प्रोटोकॉल मिलने की बजाय हुरिया ने प्रोटोकॉल मिल गया। अचानक ब्याह ही वरा तो ब्याह तो पहले भी सी लेकिन टुट भी गया सी ना। सदफ और वलीद काफ़ी देर से बेदार होकर हुरिया के इंतजार में थे। मेहंदी उतारने के बाद इसने मुँह हाथ धोया तो एकदम बाथरूम का दरवाज़ा तवाता से बजने लगा। मेहंदी मुँह हाथ तो नहीं छाप ली, मुँह छूते अब निकल भी। और सदफ भाभी ने पार्लर भी जाना है। इसकी खालाजात मोमिना थी। सदफ के घर वालों ने काफ़ी पुरतकल्लुफ़ नाश्ता भिजवाया था। पहला नवाला वलीद ने तोड़ा हुरिया के मुंह में डाला तो आंसू की नमी इसके गले में उतर गई। रोई तो मैं मारूंगा। इसका सुर्ख होता चेहरा बता रहा था कि अब रोने का एक तवील प्रोग्राम शुरू होने वाला है। वलीद की वार्निंग पर वो रोते रोते मुस्कुरा दी। बाकी लोग नाश्ते के बाद उठ के वो भाभी के पास ही बैठी रही। बहुत खूबसूरत रंग आया मेहंदी का। सदफ इसके हाथ को गौर से देखते हुए बोली। इसके अंदाज में इस नबियत का शायबा तक न था। यूँ लग रहा था वो शुरू से इस घर में रहती आ रही है, इनके दुख दर्द में शरीक रही है। ये देखो, वलीद ने रोनमाई का गिफ्ट दिया। सदफ ने इसे गर्दन में चमकता रहने से दिल की शक्ल का लॉकेट दिखाया। बहुत खूबसूरत है, इसने दिल से तारीफ़ की। इतने में बाकी लड़कियों का रेला अंदर से अंदर घुसा। सदफ की ढेर सारी कज़न्स भी इनमें शामिल थी। दोनों दुल्हनें क्या राजो न्याज करी हैं। ये सदफ की मुँह फट सी पुप्पोजाद महरीन थी। केड़ी पुप्पोजाद वो वलीद जिन्हें पुप्पो ने सूट सही किया। अरे मैंने क्या राजो न्याज करने, वो तो उस्मान करेगा और खूब अच्छी तरह करेगा। बड़ा हिजर का हिसाब सा है बेचारे ने। एक एक पल तड़प कर गिन गिन कर गुजारा होगा कल से। सदफ भी इनके साथ शामिल होकर इसे छेड़ने लगी तो हुरिया बुरी तरह ब्लश हो गई। इस दौरान किसी ने भी साजिदा की चुपती हुई निगाहों को महसूस नहीं किया। हसदी साजिदा तो हाले भी घर पाड़ी हुई है इन्होंने। हाले इन्होंने होर भी कुछ ना कुछ कराना साजिदा को। वलीद और सदफ के चेहरे पर बिखरी आसूदगी और मसरत इसे अंदर ही अंदर कोड़े नाक की तरह डंग मारी थी। हालांकि 2 रोज़ पहले तक वो कितनी खुश थी। हुरिया के घर में मातम का सा समा था। इसने खूब जश्न मनाया और बज़ाहिर सफ़ूरा बेगम का तसल्ली देती रही। इनके साथ रोई और मुस्तफ़ा के घर वालों को कोसने भी दिए।
अब हुरिया शर्माते हुए वहाँ से उठी तो इसकी आंखें किसी जहरीली नागिन की तरह दहकने लगी। सदफ पार्लर जा चुकी थी। हुरिया उस्मान की तरफ से रूसी जोड़ा आने पर पार्लर चली गई। सफूरा बेगम ने साजिदा को इसके साथ भेजा। अल्लाह, एक तो हर जगह तो सफूरा बेगम ने ना साजिदा रखी हुई भेजे नस्ते। उस्मान की एक कज़न भी हमरा थी। 1.5-2 घंटे बाद हुरिया तैयार होकर आई, जिस पर नज़र ठहरना मुश्किल था। साजिदा को यकीन नहीं आ रहा था कि सारा से हुरिया ही है, जो हमेशा दुपट्टा माथे तक ओढ़े रखती थी, जिसकी आंखें काजल से महरूम रहती, जो किसी भी किस्म के चटक मटक से अक्सर खाली थी। वो नाजो अंदाज से कोसों दूर थी। आज दुल्हन बनकर गसब ठा रही थी। इसकी शर्मीली मुस्कान ने पूरे चेहरे को मुनव्वर किया हुआ था। हाल के साथ बने छोटे से कमरे में हुरिया इस वक्त शरीर लड़कियों के घेरे में थी। उस्मान काफ़ी ज़िद्दी भी है। अगर ज़िद में आए तो तुम्हारी खैरियत नेक मतलूब नहीं है, क्योंकि इस पे मरने वाली सब लड़कियों की मुश्तरका राय के मौसूफ किसी रेसलर से कम नहीं। महरीन ने से डराया। साजिदा भी वहीं थी। गमो गुस्से से इसके अंदर भौंचाल सा आ गया। बारात आ गई, बारात आ गई। बाहर हाल से शोर की आवाज़ें आ रही थी। पल भर में सब लड़कियां सवाए साजिदा की हुरिया के पास से गायब हो गई। अब महरीन इधरों शामिल हुई हैं कि हुरिया दी पुप्पी ज़्यादा। मैं समझी शायद सदफ दी पुप्पी ज़्यादा ओ दी उस्मान दी, लेकिन उन्हें तो बरात ना लाना सी। अचानक इसने हुरिया के पास बैठ कर रोना शुरू कर दिया। क्या हुआ भाभी? हुरिया एहतरामनी से हमेशा भाभी कहकर पुकारती थी। भाभी नहीं, डैन क्या डैन। इस वक्त भी परेशान हो गई और इसके पूछने की देर थी। साजिदा के रोने में और भी शिद्दत आ गई। हुरिया ने इसके कंधे पर हाथ रखा तो साजिदा ने इसे खुद से लिपटा लिया। क्या किस्मत है तुम्हारी हुरिया। इसकी आंसू भरी आंखों में रिया का ज़रा भर भी बराबर भी निशान न था। क्या बात है भाभी, खुदा के लिए मुझे बता दे, वरना मेरा दिल फट जाएगा। बेहद परेशान होगी वो। मैं तुम्हें बताना तो नहीं चाहती, पर क्या करूँ, रहा भी नहीं चाहता। ड्रामेबाज फसादन औरत। बताइए ना भाभी, क्या बात है। अब इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका था। मैंने लगा हुरिया भी करना दी कच्ची है, जो उन्हें कहना ने मान लेना। असल में हुरिया बात यह है कि उस्मान अपने ख़ानदान की इज्जत और बाप के कहने पर तुमसे शादी कर रहा है, वरना ये सब जो कह रहे हैं कि ना इसने तुम्हारी मोहब्बत में ये सब किया, बिल्कुल झूठ और फरेब है। अल्लाह, उस्मान दी करी इज्जत डुबदी पी सी डंगर जी। हुरिया तो अक्ल दी नहीं। मुझे खुद हामिद ने बताया, क्योंकि किसी दोस्त के थ्रू उस्मान को पहले से जानते हैं और इसकी ज़िंदगी में भी वाकिफ़ है, जैसे वो गुजारता है। परलित दर्जे का अय्याश और लड़की का शौकीन है। हुरिया का सर निढाल से अंदाज में छुप गया। इसने तो सोचा था कि अंधेरे छट गए, पर क्या खबर थी कि साजिदा इस दौरान बाहर का जायज़ा भी लेती रही थी। अब आगे की सोचो, जो हुआ सो हुआ। भाभी मैं क्या करूँ, मेरी तो अक्ल ही सलब होगी। दिल चाह रहा अभी अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। नाना ऐसा सोचना भी मत, आंटी का तो हार्ट फेल हो जाएगा। वो पहले भी मारा, खुदा खुदा करके इनकी हालत संभली है। तेरे वगैरह औरत हार्ट फेल हो गए। फसाद दी जड़। मैं कहाँ जाऊँ मेरे अल्लाह। शफाफ मोती एक बार फिर इसकी आंखों से लुढ़क आए। मेकअप ख़राब हो जाना। अपने आप को इस अय्याश और बदकिरदार शौहर से बचा कर रखो, जिस तरह भी हो सके। औरत की वैल्यू इस वक्त तक रहती जब तक वो अनछुई हो। मेरी बात समझ रही हो ना। अब ये तुम्हारी समझदारी का इम्तिहान होगा कि तुम किस तरह खुद को इससे बचाती हो। ऊपर वाले ने तुम्हारे नसीब में इससे अच्छा ही लिखा होगा। इससे जान छुड़ाओ, पर एकदम नहीं, आहिस्ता आहिस्ता प्लान बनाकर। तुम्हें क्या पता, शायद कोई और भी तुम्हें चाहता हो। कौन? वो बेसाख्ता बोली। मुस्तफ़ा, साजिदा ने बड़े आराम से कहा। वो इस वक्त सख्त मजबूरी के आलम में रूपोश हुआ। कोई ऐसी बात है जो वो तुम्हें बता भी नहीं सकता, इसलिए तो ये सब हुआ। मगर आपको कैसे पता? वो रोना भूल गई। आज इसका फ़ोन आया था। तुम्हें क्या खबर? तुम्हारी दुल्हन बनने की खबर सुनकर इसके दिल पर आरे चल गए। तड़प रहा है वो, तन्हाई और बेकसी के आलम में। इधर तुम एक अयाश मर्द की सेहत से जाने चाह रही हो, इधर वो पल पल मर रहा है। साजिदा का अंदाज पुरतासुर था। मगर वो मुझे बता भी तो सकता था। कहा ना इसमें भी कोई राज है। जब इस मुश्किल में इसकी जान छूटेगी तो वो खुद तुम्हें सब बताएगा। फ़िलहाल मुझे भी नहीं पता कि क्या है, पर जो भी है बहुत हौलनाक है। वो जो रूपोशी पर मजबूर है। पुलिस वालों के 100 सज्जन और 100 दुश्मन होते हैं। मुझे लगता है किसी मुखालिफ ने वार कर दिया इस पर। साजिदा ने इतने दिलसोज अंदाज में इसकी हालत का नक्शा खींचा कि हुरिया का दिल डामाडोल होने लगा। मैं ज़रा बाहर से होके आती हूँ, तब तक तुम अच्छी तरह सोच लो उस्मान से किस तरह अपने आप को बचाना है। हुरिया ने थक हार कर सोफ़े की पैक से टेक लगा ली। साजिदा वहाँ से उठकर दुल्हा बने उस्मान के पास पहुँच गई, जो शरीर लड़कियों के घेरे में था। दूध पिलाई की रस्म चल रही थी, साथ ही वलीद था, वो भी साथ ही घुल मिल गई। देख गंदी, मेरे मुँह चो सौंदी। रस्मों से फारिग होने के बाद उस्मान स्टेज पर पड़े सोफ़े पर बैठ गया, जहाँ इसके साथ सदफ और वलीद भी थे। लड़कियां हुरिया को लेने चली गई। हाय, ये तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बज रहे हैं? इतनी हरासा क्यों? रात आने में अभी कुछ घंटे बाकी। महरीन ने इसकी थोड़ी शुक्र सुर्ख होती आंखों में झांका तो फीके से अंदाज में मुस्कुराई। खौफ से तो नहीं तो? इसने नफ़ी में सर लाया। ओके, फ़िलहाल उठो। महरीन ने एक दूसरी लड़की ने सहारा देकर इसे खड़ा किया। सहज सहज कर चलती वो बाहर आई। जब वो बैठ गई तो महरीन ने इसका दुपट्टा ठीक किया। साजिदा इधर ही देख रही थी। हुरिया के बैठने के बाद उस्मान ने भरपूर नज़रों से इसका जायज़ा लिया। जब वो बैठ गई तो महरीन ने इसका दुपट्टा ठीक किया। साजिदा इधर ही देख रही थी। हुरिया के बैठने के बाद उस्मान ने भरपूर नज़रों से इसका जायज़ा लिया, जिस पे आसपास से मानी के हंसी की आवाज़ें आने लगी। मगर वो उस्मानी के जो पीछे हट जाता। इसने कमाल ज़रूरत से अपना मजबूत हाथ एक लम्हे के लिए हुरिया के नरम नाजुक हाथ पर रखा तो ओए ओए
की गर्दान शुरू हो गई। बाबा बीवी है मेरी, निकाह हुआ है हमारा अभी कुछ घंटे पहले, वो शौक हो रहा था। पार्लर जाने से पहले निकाह हो चुका था। उस्मान हंस हंस के सबके शरीर फिक्रों का जवाब दे रहा था। हुरिया बेहिस्सो हरकत आंखें बंद किए एक जगह पे बैठी थी। साजिदा की नज़र स्टेज पर ही फोकस थी और सबकी तरफ से वो मायूस हुई थी, पर जाने कि उसका दिल गवाही दे रहा था कि हुरिया इसे मायूस नहीं करेगी। उस्मान के वारफ्ता निगाहें बाज़ुबान खामोशी दिल में छुपे चाहत के तूफान का पता दे रही थी। ये सिले रवा रुकने वाला नहीं लग रहा था। रुखसती से कुछ देर पहले ही आसमान काले स्याह बादलों से भर गया। तकरीबन तमाम लड़कियों ने हाफ स्लीव्स वाली शर्ट्स पहनी थी। सर्दी से बचना मुश्किल था, लिहाजा एक एक करके सब गाड़ी में बैठने लगे। सदफ और वलीद सफूरा बेगम के साथ किया, जबकि तैमूर रुखसती के वक्त हुरिया के साथ था। यार तैमूर दी ना रुखसती कर दी थी। दोनों एक गाड़ी में थे। इसका एक बाजू हुरिया के कांधे पर था, जो रो रो कर बेहाल हुई जा रही थी। सारी की मौजूदगी के बायस उस्मान खामोश था। इधर बादल ज़ोरदार आवाज़ में गरज रहे थे। अवाइल नवंबर की हवा में सरकशी आ गई थी। बारिश की बूंदें सड़कों पर जल तरंग बजाने लगी। हुरिया अब बस भी करो, मैं इस सैलाब में बह जाऊंगा। तैमूर का इशारा इसके आंसुओं की तरफ था। जाने कौन कौन सी रस्में हुई, मगर इसे कुछ पता नहीं चला। अगर खबर थी तो ये कि इसके हौसलों की दीवार अब गिरने को है। नाश्ते के बाद से लेकर अब तक इसने कुछ भी नहीं खाया था। सबके स्टार पर बिरयानी के चंद नवाले से अलग से ज़बरदस्ती उतारे। साजिदा ने किन जलते शोलों में से धकेल दिया था। लानती औरत। वो कैसे अपने साथ होने वाले सानहे के बारे में सबको बताए। अम्मी जो इसे ब्याह कर बेपनाह खुश थी, भाई जो जिम्मेदारी निभाकर मुतमईन थे, वो कैसे इनके इत्मीनान को तहवाला कर दी। अगर वो कोई खुशकुन ख्वाब देख रहे थे तो क्या वो इन्हें जगाकर हकीकत की तलख दुनिया में ले आती? शायद नहीं, क्योंकि इसका खमीर खुद गर्जी से नहीं उठा था। फूलों से महकते कमरे में वो अकेली थी। कुछ देर कबल इसने अपने इसकी जान छोड़ दी थी। ग्लास विंडो से बाहर बारिश की क़यामत खेजी साफ नजर आ रही थी। मोतियों के शफाफ कतरे शीशे से फिसल रहे थे और वो पर्दा जहाँ तक हटा हुआ था, वहाँ तक बाहर का मंजर नज़र आ रहा था। कोई और वक्त होता तो अपने पसंदीदा मौसम से जीप भर कर लुत्फ़अंदोज़ होती। इसे बारिश बहुत पसंद थी। शादी से पहले तो बड़ी फुर्सत से बैठकर बूंदों को जादूगरी देखती। वलीद तो इसके इस तक राक और महवेद पर हंसता, जो बारिश को देखते इस पर जारी हो जाता। खूबसूरती से सजा हुआ कमरा उस्मान की खुशजोकी का आईनादार था। इसने जो ही पाँव इस बेड से उतारे, दरवाजे पर आहट सी हुई। भारी गुलोबंद और झुमके उतार कर इसने अभी भी रखे थे। वो इस भारी और बोझल सूट से जान छुड़ाना चाहती थी। महरीन बताती थी कि इसके दूसरे कपड़े ड्रेसिंग रूम में इसी तरह जाना चाहती थी कि बाहर कदमों की आहट पर बुत्सी बन गई। अस्सलाम वालेकुम। उस्मान की खुशी से भरपूर आवाज़ इसके कान के करीब गूंजी तो इसने सर को कदर झुका लिया। बड़ी एमरजेंसी में दूल्हा बना, ऊपर से बारिश ने सब कुछ चौपट कर दिया। मैं कपड़े बदल कर फ्रेश होकर आता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। एला उस्मान तो बिगा बिल्ला बन के आ गया। इसने वहीं खड़े खड़े कोट उतारा और एक भरपूर निगाह हुरिया पर डाली। इसके बाहर आने तक वो इसी तरह बैठी थी। एक दिलकश महक उस्मान के साथ साथ इसके पास आई। आपने खाना भी नहीं खाया? ममा और महरीन बता रही थी। ऐसा करिए दूध का गिलास पी लें। पहले इतनी धान पान सी है, मैं अभी सबके साथ खाना खा के आ रहा हूँ। खुद को देखें, मेरी सेहत देखें। अल्लाह, आप तो खाना खा के आ गया, आप भी तो लंदन आ रही अपनी खा लंदा डंगर जया। वो तकिए पीछे रखकर इसके सामने बैठ गया। हुरिया की निगाह बेख्तियार इसकी तरफ उठी। इसका कसरती जिस्म सफ़ेद टी शर्ट में से भी बखूद भी अपनी मजबूती जाहिर कर रहा था। सॉरी, मुझे भूख नहीं, वो नज़र चुरा गई। मगर मुझे तो इन आंखों, इस चेहरे और एक एक नक्श की दीद की प्यास थी। वो अपना सर इसकी गोद में रखकर लेट गया। अल्लाह, फ्रैंकनेस चेक करो उस्मान दी। कभी ख्वाहिश थी इन आंखों में अपने नाम का अक्स देखो। वो हुरिया की पलकों पर अपनी उंगली रखते हुए बोला तो इसका दिल धड़क उठा। ज्वेलरी क्यों उतार दी? उस्मान का हाथ इसकी गर्दन पर था। हुरिया ने जो चोली पहनी थी, इसका गला काफ़ी गहरा था। जब तक गुलूबंद पहने रखा तब तक एहसास नहीं हुआ, और अब जब वो इसे आंखों के रास्ते दिल में उतार रहा था, इसका दिल चाह रहा था यहाँ से उठकर भाग जाए। तुम्हारी गर्दन बड़ी खूबसूरती है। इसकी नज़र ये हकीर सा नजराना। इसी पोजीशन में नीमदराज उस्मान ने डायमंड जड़ा लॉकेट निकाला और इसमें पहनाने लगा की कोशिश कर रहा था। अल्लाह, उस्मान साहब ने अर्जेंट मुँह दिखाया तो तोहफ़ा भी रेंज कर लिया। इस दौरान हुरिया का चेहरा उस्मान की तरफ झुका। एक क़यामत का सामना था इसे। लॉकेट बंद करते करते वह कदरे इसके नज़दीक हुआ और एक शौक से जसारत की। अपनी जसारत पर वो बड़ा मुतमिन लग रहा था। हुरिया तड़प कर दूर हुई, मगर वो हाथ पकड़ चुका था। अब तो मेरे पास आ गई। खुदा गवाह, मेरी ख्वाहिश थी कि किसी रिमझिम बरसती बारिश में तुम मेरे साथ हो, सबसे दूर और मुझसे करीब, बहुत करीब। और देख लो, इस पुरसहर रात में तुम मेरे पास हो। वो उसकी हथेली अपने होठों पर रख चुका था। इसने हाथ छुड़ाने की कोशिश की। अच्छा, चेंज करो, तुम्हारा नाइट ड्रेस बाथरूम में लटका हुआ है। खिलाफ़े तवक्का इसने आराम से हुरिया के हाथ छोड़ दिए तो एक साने को से यकीन ही नहीं आया। सुबह से थकी आ रही थी, सो गर्म पानी से शावर लेने के बाद तबीयत कदरे फ्रेश हो गई। सामने बेबी पिंक कलर की इंतहाई नफीस और बारीक रेशमी नाइटी लटकी हुई थी। यह नाइट ड्रेस पहनकर वो उस्मान के पास ही सामने जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। लिहाजा एक सादा सा हल्का फुल्का कॉटन का सूट पहन लिया, जो उस्मान की छोटी खाला ने एमरजेंसी में सिया था। अल्लाह, उस्मान दे भाई सारी दर्जना रखी है। फुप्पी भी सिलाई कढ़ाई दे विच मास्टर ते खाला छोटी खाला भी, छोटियां फुप्पियां ते छोटियां खाला उस्मान ने सारियां इदां दियां रखी हुई हैं।
इसे जानबूझकर शावर लेने में देर लगाई, पर बाहर तो जाना ही था, कब तक बाथरूम में रहती। बाथरूम का दरवाज़ा खुलने पर रोशनी की लकीर बाहर आई तो उस्मान ने आंखों पर हाथ रखा, बाजू हटाया। उस्मान ने बड़ी अद्दी नींद कर ली। नाइट बल्ब चल रहा था, कमरे में बड़ा ख्वाबनाक सा मध्यम मध्यम उजाला था। नाइटी की बजाय कॉटन के सूट में मलबूस गीले बालों को दुपट्टे से छुपाए वो बेहद मुतफक्कर और हरासा नजर आ रही थी। उस्मान कुछ देरी से देखता रहा। वो धीरे धीरे चलती कपड़ों की अलमारी की तरफ गई, अलमारी खोलकर जाए नमाज निकाल कर बिछाई और नमाज की नीयत बांध ली। कुछ देर के लिए इसका दिल पुरसुकून हो चुका था। पूरे खलूस और हिस्सियात को मतवजा रखकर दुआ करते हुए बार बार इसकी आंखें भीग रही थी। उस्मान इसे एकटक देखे जा रहा था और उस्मान भाव किसी गलत फहमी का शिकार हुई मेरे करतूता तो। दुआ मांगने के बाद वो कुछ देर वहीं बैठी रही। उस्मान बेचैन होने लगा। एकदम बादल बड़ी ज़ोर से गरजे, वो डर के मारे उछली तो पड़ी। फिर मसल्ले को चेयर पर रखे वो सीधी बेड के किनारे पर आके बैठ गई। हुरिया लेट जो थकी हुई और डिस्टर्ब लग रही हो। उस्मान ने इसके कंधे पर हाथ रखा तो वो खिसक कर ज़रा दूर हुई। प्लीज़ सो जाओ, मैं खुद थका हुआ सोना चाहता हूँ। फिर सचमुच वो जहारी साइड बैठ के दूसरी साइड तरफ मुँह करके लेट गया। बड़ी देर बाद हुरिया को इसके अल्फाज का यकीन है तो वो भी सोने के लिए लेट गई। उस्मान दे नाल ते चंगी हुई। हम किस मुंह से हुरिया के घर वालों का सामना करेंगे। अमीना बहुत शर्मसार नजर आ रही थी। यही हाल इनके शौहर का था। मुस्तफ़ा ने हमें कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। हालांकि ये रिश्ता इसकी अपनी पसंद पर हुआ था, तब भी इसने किसी जल्दबाजी मचाई थी। और अब हम इन शरीफ लोगों से क्या कहेंगे, मैं किस तरह माफ़ी मांगने जाऊँ। ये बात मुझे और हर्ट करी कि इन लोगों ने हमें बुरा भला तक नहीं कहा। कुछ कह देते तो बोझ हल्का हो जाता। ये मुस्तफ़ा के वालिद थे। याद आया, इनके पड़ोस में जो प्यारी सी लड़की साजिद रहती, इसने फ़ोन किया तो था, बताया कि हुरिया की तो शादी भी होगी। इसी वजह से मेरा एहसास जुर्म कुछ कम हुआ। अमीना बेगम ने ये नई बात बताई थी। दौर लानत पे तेरे सासु जुर्म कम होते। सना और ज़ारा को भी भाई के इस इक़दाम पर बहुत दुख पहुंचा था। इसी वजह से सना और सलमान की मंगनी का प्रोग्राम भी इल्तवा का शिकार हो गया था। चलो मुस्तफ़ा ने भजना, किसी ने तो फ़ायदा है, परवादा फ़ायदा हो गया। मुस्तफ़ा किसी को कुछ बताए बगैर जाने कहाँ चला गया था। सलमान को यकीन ही नहीं आ रहा था कि इसका दोस्त ऐसा कर सकता है। वो यहाँ सबको परेशानी के हवाले करके खुद लाहौर में बैठा था। इसे पता था कि इसके इनकार पर कैसा हंगामा होगा, इसलिए भी यहाँ आ गया था। बुज़दिल चवल आदमी। इसका फ़ोन आया तो मीना बेगम की जान में जान आई। कुछ भी सही, मुस्तफ़ा इनका लाडला इकलौता बेटा था। जो कुछ भी किया था वक्ती तौर पर बुरा लग रहा था, पर फिर वो किसी एक लड़की की खातिर हमेशा के लिए कतई ताल्लुक़ तो नहीं कर सकती थी। इसलिए इन्होंने अपने शौहर को भी राम कर ही लिया। हुरिया के मैके से इसकी कज़न्स नाश्ता लेकर आई थी। इसकी अम्मी 10-15 मिनट के बाद तैमूर के साथ चली गई, क्योंकि सदफ़ ने रस्म के मुताबिक आज मैके आना था। फिर हुरिया और उस्मान का वलीमा भी था। इन्हें अपना काम भी निपटाने थे। हुरिया से मिलने के बाद सफ़ूरा बेगम मुतमईन थी। साजिदा भी हुरिया की कज़न के साथ आई थी। इन सब के धावा बोलने से पहले उस्मान उठ चुका था। हुरिया बाद में बेदार हुई, फिर भी इसकी आंखें सुरख सुरख सी थी। सर में अलग दर्द हो रहा था। साजिदा ने बड़ी गहरी निगाहों से देखा कि शायद रात की कोई तहरीर नज़र आ जाए, मगर इसका चेहरा सपाट था और वो इन सब की फ़िक्राबाजी से जबरन मुस्कुरा रही थी। उस्मान बहुत मसरूर सा फ्रेश लग रहा था। इसके वजीह चेहरे पर खुशियों का अक्स झिलमिलाता हुआ महसूस किया जा सकता था। हसद की कहर साजिदा को शराबूर कर गया। देख इतने भी भेज दिता, फिर पड़ती सोने भी भेज दिता। साजिदा ने लानती साजिदा ते घर वाले भी उस तो वड्डे चवल। इसका ख्याल था कि हुरिया ने इसकी बातों पर कान नहीं धरे थे। नाश्ते के बाद बर्तन उठा लिए गए तो उस्मान इन सब की तरफ मतवज्जा हुआ। हुरिया आप आराम करें, हम सब बाहर जा रहे हैं, आप प्लीज़ मेरे साथ आए। ड्राइंग रूम में बैठते इन्हें नींद पूरी करने थे। वो लड़कियों से बैक वक्त मुखातिब था। ओहो, एक ही रात में इतनी फ़िक्र, किसी ने शरारत से कहा। फ़िक्र क्यों ना हो, मेरी शरीके हयात है। इसके इस तरह कहने पर साजिदा ने इसे बड़ी अजीब निगाह से देखा। हुरिया को वाकई नींद आ रही थी। सर्दी अलग महसूस हो रही थी, क्योंकि उस्मान अभी तक बादलों की लपेट में था। उस्मान के इस रवैये के बारे में सोचने के लिए फ़िलहाल इसके पास वक्त नहीं था। कंबल सर से पाँव तक तान के वो दोबारा लेट गई। वलीमा रात को था, सदफ़ से शाम को आना था। उस्मान काफ़ी देर चंचल लड़कियों के सवालों का जवाब देता रहा। साजिदा ने कुरेद कर इससे इसकी तालीम, दोस्तों, ख़ानदान, पसंद नापसंद के बारे में पूछा। पहली बार इस लड़की की इस कदर बेतकल्फ़ी से बिल्कुल नहीं भाई। फिर इसकी शख्सियत में जो एक अजीब सी सरकशी और बेबाकी थी, इसने भी उस्मान को खासा हैरान किया। देखिए आ मुंडा खसला ताला जेड़ा, मतलब इसका अपना कुछ किरदार तो है ना कि वो तो लट्टू नहीं होया गंदी औरत ते ओ दूजा देखो चंगा ही नहीं होया, जान छुट गई, खच जी कोई चंगा बंदा मिल गया उन्होंने। हुरिया का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, क्योंकि पहली मोहब्बत को भुलाना बड़ा मुश्किल होता है। अल्लाह देखिए आग ला गई ना गंदी औरत। ऐसा पूरा बेगम ने तो मेरा दिल करता मैं फैर मार दें, जिन्होंने कुछ पता ही नहीं है। वापस जाते जाते जब सुनैरा और सौम्या गाड़ी में बैठ गई तो आहिस्ती से बोली। कस्तन सबसे पीछे थी। इसका ये नसीहत अमेज़ जुमला मशवरा सिर्फ उस्मान ने सुना। साजिदा ने ताक कर वार किया था। उस्मान उलझ कर रह गया। ये तो इसे पता था कि हुरिया की मंगनी लड़के वालों की खालिस्तान पसंद पर हुई थी और लड़की की तरफ से बहुत जल्दी का मुजाहरा किया गया था। सदफ़ ने इसे एक एक बात बताई थी। अब वो दूसरे रुख पर भी सोच रहा था। वो ये भी अपने कि हुरिया भी अपने मंगेतर को चाहती होगी। बेशक मंगनी का मर्द सारी लड़कियाँ बहुत जल्दी ख्वाबों के महल तामीर कर लेती हैं। शायद रात को इसलिए रो रही थी कि इसके मंगेतर की जगह मैं कहाँ से आ गया। नमाज़ पढ़ने में भी वो देर लगी और फिर बरसती आंखों से दुआ मांगी। जब मैंने कहा सो जाओ तो फ़ौरन इत्मीनान की सांस लेकर मज़े से सो गई। और ख्वाब तो अपने मंगेतर के हवाले से देखे होंगे, इसकी जगह मुझे देखकर ठेस तो लगना ही थी।
हालांकि मैंने कितनी दुआओं के बाद इसे पाया। इसे मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने इनके ख़ानदान की इज़्ज़त रख ली और शायद इसने भी अपने ख़ानदान में की इज़्ज़त में अपने भाइयों की इज़्ज़त रखने के लिए मुझसे शादी का गड़वा घूंट भर पी लिया। कितनी मुनाफिक होती है लड़कियाँ, कुछ और होती कुछ और ज़ाहिर कुछ और। मैंने हुरिया से मोहब्बत ज़रूर किया पर मेरी अपनी अना और मर्दानगी का सौदा नहीं किया। ये मेरे साथ खुश नहीं तो मैं भी ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। वो खुद से मजबूत अहद कर चुका था। साजिदा के इस जुमले ने कितनी कैसी क़यामत ढाई थी, उस्मान के अरमानों भरे दिल को करची करची कर दिया। जी तो गाइज़ यहाँ पे हमारी एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। कैसी लगी आपका एपिसोड, अपनी राय का ज़रूर ज़ाहिर कीजिएगा। साजिदा को दिल खोल कर गालियाँ दीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। बस दुआ करें नेट सलामत रहे। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह।